हवा में बैनर्स और फ्लैग्स लहरा रहे थे। बच्चों के हाथों में बलून्स और आइसक्रीम थे और उनके पेरेंट्स उन्हें कड़ी नजर से देख रहे थे ताकि सालाना परेड देखने आई लोगों की भीड़ में वे कहीं खो न जाएं। फासाड में आज जश्न का दिन था। शहर की फाउंडेशन हुए पूरे 70 साल पूरे हो चुके थे और उसी की सेलिब्रेशन चल रही थी। न्यू अलेक्जेंड्रिया के मुकाबले फासाड काफी बड़ा शहर था। इसकी वजह साफ थी। यह कार्डुअन माउंटेन रेंज के नीचे फैले एक खुले प्लेन में बसा हुआ था, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था। इसके उलट न्यू अलेक्जेंड्रिया एक बेहद खतरनाक इलाके में स्थित था, जहां बीस्ट्स खुलेआम घूमते थे और उनके साइज में भी भारी फर्क होता था। शहर अपनी स्थापना का जश्न मना रहा था और हमेशा की तरह सबकी नजरें मेन स्टार के आने का इंतजार कर रही थीं। सिनीसा वोल्कोव, खुद शहर के मेयर। कहा जाता था कि यह आदमी बेकर और फियर्स लायनेस जितना ही ताकतवर है। वह एक लिविंग लेजेंड था, एक बेहद शक्तिशाली सोल्जर जो रोज की कठोर ट्रेनिंग की वजह से अब भी अपनी पूरी विगर बनाए हुए था। वह शहर को वेलवेट ग्लव में आयरन फिस्ट की तरह चलाता था और शहर के लोग उसे दिल से अडोर करते थे। उसकी ताकत और मिलिट्री प्रोवेस के बावजूद वह लोगों के प्रति अपनी काइंडनेस और कंपैशन के लिए जाना जाता था। उसका लीडरशिप पावर और एम्पैथी का एक परफेक्ट बैलेंस था। कम से कम सरफेस पर तो ऐसा ही लगता था। असलियत यह थी कि उसके बारे में कई डार्क रूमर्स भी थे, जिन्हें उसकी गवर्नमेंट तुरंत दबा देती थी। अब सिनीसा वोल्कोव की एंट्री होने वाली थी। इस साल परेड का थीम मिडीवल था। वोल्कोव शहर के गेट से एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आने वाला था और उसके पीछे अनगिनत सोल्जर्स मार्च करते हुए चल रहे थे। यह प्रोसेशन शहर की फाउंडेशन से ज्यादा उसके रूलर की माइट दिखाने के लिए बनाई गई थी। जैसे ही फैनफेयर की आवाज गूंजी, शहर के दरवाजे खुले और वोल्कोव अपने व्हाइट हॉर्स पर सवार अंदर दाखिल हुआ। गेट के सामने लोगों का सैलाब था, जो शहर के अंदर कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। वोल्कोव बाएं दाएं हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करने लगा, चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान के साथ। उसके पीछे सैकड़ों एलीट सोल्जर्स थे, जिन्होंने काले रोब्स पहन रखे थे, जिन पर सांप जैसी एम्ब्रॉयडरी और बैंगनी पैटर्न्स बने हुए थे। उनसे भी म्यूजिशियंस शहर का ट्रेडिशनल हिम बजा रहे थे और लोग उसकी रिदम पर नाच रहे थे। करीब आधे घंटे तक भीड़ के बीच चलते रहने के बाद वोल्कोव आखिरकार टाउन हॉल पहुंचा। वह एक विशाल पोडियम पर चढ़ा और लोगों को संबोधित किया। उसकी आवाज शहर के हर कोने तक पहुंच रही थी। उसने लोगों को उनके वार्म स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने कहा, आज यहां खड़े होकर मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है, जब हम अपने प्यारे शहर फसाड की फाउंडेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक 70 साल पहले हमारे फोरफादर्स ने इस महान शहर की नींव रखी थी। उन्होंने ऐसा एक ऐसी कम्युनिटी बनाने के लिए किया था, जहां लोग साथ रह सकें, काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। वह सामने खड़ी अडोरिंग क्राउड को देखने लगा, जो पूरी तल्लीनता से उसकी बातें सुन रही थी। और इन तमाम सालों में आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आखिरकार आपकी और हमारे एंसेस्टर्स की वजह से यह शहर खड़ा है और वही दीवारें आज भी उन हॉरर्स के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं, जो इस दौर में धरती पर घूम रहे हैं। वोल्कोव ने आगे कहा, आज खुशी का दिन है। मैं चाहता हूं कि आप सब एंजॉय करें, अपने बच्चों को बाहर लाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जिन्हें आप प्यार करते हैं। भाषण थोड़ी देर होते ही वोल्कोव अपनी विला के अंदर चला गया। वह एक लंबे कॉरिडोर से गुजरा, जो विला के कई कमरों को जोड़ता था, और बीच में जाकर एक खास कमरे में रुका। वहां कई टेबल्स और चेयर्स रखी हुई थी। उसके पीछे पीछे शहर के प्रशासन से जुड़े कई लोग आए। सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सर्वेंट्स ने कॉफी, टी और अलग अलग बेवरेजेस परोस दिए। इस साल भी सब कुछ बहुत अच्छा रहा, योर एक्सलेंसी, एक ने कहा। हम कई नई पॉलिसीज लागू करने में भी कामयाब रहे, जिनसे सिटीजन्स को फायदा हुआ, दूसरे ने जोड़ा। और इस साल का थीम तो कमाल का था, किसी और ने कहा। चारों ओर से वोल्कोव की बूटलिकिंग शुरू हो गई, लेकिन वह साफ तौर पर इम्पेशेंट हो चुका था। बस बहुत हो गया, उसने कहा। स्टेला, घर की सबसे बढ़िया स्कॉच लेकर आओ। हेड हाउसमेड स्टेला तुरंत गई और खास तौर पर वोल्कोव के लिए बनाई गई स्कॉच की बॉटल लेकर आई। उसने उसे एक रेड क्रिस्टल कप में डाला और कपड़े से पकड़कर अपने लॉर्ड को थमा दिया। मच बेटर, वोल्कोव ने कहा। उसके चेहरे पर एक सिनिस्टर ग्रिन फैल गई जब उसने स्कॉच का एक और घूंट लिया। उसे अपने आसपास के लोगों की चापलूसी से हमेशा मजा आता था, लेकिन वह सिर्फ तारीफ से संतुष्ट नहीं था।
उसे पावर चाहिए थी, सारी पावर। जिस तरह वह स्टेला से बात कर रहा था, उससे साफ झलकता था कि उसे खुद से कम अहम लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वे उसके लिए बस सर्वेंट्स थे। और स्कॉच का स्वाद लेते हुए वह इस बात का आनंद ले रहा था कि यह खास तौर पर उसे खुश करने के लिए बनाई गई थी। अब जब परेड खत्म हो गई है, तो अगर इजाजत हो, योर एक्सलेंसी, आपका अगला प्लान क्या है? 40 के आसपास उम्र के एक आदमी ने पूछा। मैं आने वाले महीनों में न्यू अलेक्जेंड्रिया जाने की सोच रहा हूं, वोल्कव ने कहा। बेकर ने मेरी मदद मांगी है। वह आदमी एक सिटी भी ठीक से नहीं चला सकता और नेशन चलाने का सपना देखता है। न्यू अलेक्जेंड्रिया? सुना है वहां हालात काफी खराब है और सिटी के पास अब भी कई थाइड्स घूम रहे हैं। क्या यह डेंजरस नहीं है? मेरे लिए इस धरती पर कोई भी जगह डेंजरस नहीं है, वो खंसा। और हाँ, क्या मैंने बताया? कहते हैं कि बीस्ट टाइड के पीछे एक हेनिएट छिपा हुआ है और उन्होंने मुझे उसे ढूंढकर मारने के लिए बुलाया है। साथ ही मॉन्स्टर पॉपुलेशन कम करने में भी मदद चाहिए। यह तो आपके लिए शानदार मौका है, किसी ने कहा। हम आपकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ा सकते हैं और अगर समय आया तो बेकर को भी रास्ते से हटा सकते हैं। वोल्कव की आंखें चमक उठी। तुम जानते हो कि ऐसी बातें ट्रीजन के बराबर होती हैं, है ना? उसने ठंडे स्वर में कहा। माफ कीजिए सर। वह आदमी झुक गया। वोल्कोव को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एक लंबे टेबल के सिरहाने बैठा और उसके लोग उसकी हर बात पर ध्यान लगाए हुए थे। उसने स्कॉच का एक और घूंट लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा, कि मैंने हाल ही में एट्रियम में कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं। सब चौकन्ने हो गए। मैं वहां से कुछ क्राफ्टर्स को ला रहा हूं जो थाइड्स के ब्रेन क्रिस्टल से वेपन्स और आर्मर बनाने की टेक्नोलॉजी फ्रंट में लेकर आएंगे। कमरे में हैरानी की सांसें गूंज उठी। लेकिन सर, एक महिला बोली, बेकर ने भी तो ऐसी टेक्नोलॉजी अनाउंस की है। वोल्कोव, नहीं, उसके पास सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई नहीं, उसने कहा। जरा सोचो, इन वेपन्स और आर्मर के साथ हम किसी भी एनिमी को कुचल सकते हैं। हम दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन बन सकते हैं। सब सिर हिलाने लगे। बेशक, वोल्कोव ने जोड़ा, यह टेक्नोलॉजी बेहद सेंसिटिव है, इसे सीक्रेट रखना होगा। सबने हामी भरी। आने वाले हफ्तों में एट्रियम से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वोल्कोव बोला। मुझे सबसे बेस्ट डील चाहिए। क्लियर? यस सर, सबने एक साथ कहा। वोल्कोव संतुष्ट होकर पीछे झुका। गुड, जितनी ज्यादा सक्सेस उतनी ज्यादा पावर, और तब हम अनस्टॉपेबल होंगे। उसके रिटेनर्स श्रद्धा से उसे देखते रहे। उन्हें यकीन था, यही आदमी उन्हें दौलत और ताकत दिला सकता है। और वोल्कोव उनकी नजरों में डूबा हुआ जानता था। अपने नए कॉन्टैक्ट्स और आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ वह अपने अल्टीमेट गोल से अब सिर्फ एक कदम दूर था। एरिक ने अपनी लेसन्स खत्म करते ही जल्दी से कैफेटेरिया में बाकियों को ज्वाइन किया। एरन अभी भी लो मूड में था, लेकिन धीरे धीरे अपने पुराने सेल्फ की तरफ लौट रहा था। वह अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। उसे अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट करना ही था। इसी वजह से ग्रुप ने डिसाइड किया कि वीकेंड के लिए कोई फन एक्टिविटी प्लान की जाए, ताकि एरन का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक सके और उसकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी वापस आ सके। हे एरन, क्या तुम मेरे घर पर कुछ खेलने आना चाहोगे? एंडरसन ने पूछा। मेरे पास कुछ नए वीडियो गेम्स हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। हाँ, एरन ने अपनी कॉफी से नजर उठाते हुए कहा। अपने पिता की मौत के बाद से उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। शायद वीडियो गेम्स खेलना उसके लिए अच्छा डिस्ट्रैक्शन बन सकता था। ट्रेनिंग उसे फिजिकल स्ट्रेस से तो निकाल लेती थी, लेकिन इमोशनल तौर पर वह अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। यह तो ग्रेट आइडिया है, एम्बर बोली। वह जानती थी कि इस वक्त एरन को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम भी आओगे? एंडरसन ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, फ्लोइड बोला। श्योर, बेन ने भी हामी भरी। तुरंत ही सबने साथ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि एरिक फिलहाल रेड पैलेस से बाहर नहीं जा सकता, क्रिस्टल क्रॉस गैंग की वजह से। अगर हम चले जाएं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? एंडरसन ने एरिक से पूछा। एरिक ने सिर हिलाकर मना किया और उन्हें जाने को कहा। उसने भरोसा दिलाया कि वह बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल नहीं, वह जानता था कि एरन को इस वक्त एनवायरनमेंट चेंज और दोस्तों के साथ समय बिताने की जरूरत है। वह खुद उनके प्लान्स कैंसिल होने की वजह नहीं बनना चाहता था। वैसे भी एरिक के पास कुछ पेंडिंग काम था और उसे अकेले रहने का समय भी चाहिए था। मेरे लिए भी एंजॉय करना, ओके? एरिक ने कहा। एंडरसन और माइकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। यस, माइकी मुस्कुराते हुए बोला।
इस तरह बाकी लोग कैफेटेरिया से निकल गए और एरिक वापस अपने रूम की तरफ चला गया। सच ये था कि एरिक अब डिस्गाइज करके शहर जाने की प्लानिंग कर रहा था ताकि आचिम के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उसे पता चल चुका था कि आचिम थॉर्टन हाई स्कूल में पढ़ता था, इसलिए वहीं से कुछ ठोस जानकारी मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। एरिक ने जल्दी से कैजुअल कपड़े और अपना मास्क निकाला, बदला और रेड पैलेस से निकल पड़ा। बहुत मुमकिन था कि रेड पैलेस के अंदर से कोई उस पर नजर रख रहा हो, वरना फॉरेस्ट में रहते हुए क्रिस्टल क्रॉस गैंग का उसे ढूंढ लेना लगभग इम्पॉसिबल था। अगर कोई उसे फॉलो कर रहा था तो वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि सिटी में उसे लूज करने की कोशिश करे। एरिक जल्दी जल्दी रेड पैलेस से निकला और रेड पैलेस की बस सर्विस लेकर स्काईलाइन स्क्वायर पर उतर गया। स्काईलाइन स्क्वायर शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद बिजी प्लाजा था। यह लोकल्स के बीच काफी पॉपुलर था और हर दिन हजारों लोग यहां आते थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची स्काईस्क्रेपर्स थी जो पूरे स्क्वायर को एक शानदार अर्बन लुक देती थी। प्लाजा के सेंटर में एक बड़ा फाउंटेन था जहां लोग बैठकर आराम करते और सोशलाइज करते थे। फाउंटेन के चारों ओर बेंचेस और प्लांट्स लगे थे जो इस भीड़ भाड़ के बीच एक छोटा सा शांत कोना बना देते थे। स्क्वायर में हर तरह की शॉप्स और स्टॉल्स थीं, सुवेनियर से लेकर कपड़े और स्ट्रीट फूड तक। ताजा बने खाने की खुशबू हवा में तैर रही थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। स्ट्रीट परफॉर्मर्स और म्यूजिशियंस की आवाजें माहौल को और भी लाइवली बना रही थीं। गर्मियों में फाउंटेन से उठती ठंडी फुहार बच्चों वाले फैमिलीज के लिए इसे और भी पॉपुलर बना देती थी। रात में फाउंटेन चमकीली लाइट से जगमगाता था, जिससे पूरा स्क्वायर ऑलमोस्ट मैजिकल लगने लगता था। लगातार हसल बसल के बावजूद इस जगह में एक अलग ही एनर्जी और कम्युनिटी फीलिंग थी। हर उम्र के लोग यहाँ आते जाते रहते थे और उनकी बातें, हंसी और आवाजें मिलकर एक अजीब सी सिम्फनी बना देती थी। बस से उतरते ही एरिक ने क्राउड में घुसने की कोशिश की ताकि जो भी उस पर नजर रख रहा हो उसकी आंखों से ओझल हो सके। उसे पूरा यकीन था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वह सही था। क्रिस्टल क्रॉस गैंग के दो मेंबर्स पहले से ही वहां मौजूद थे, उसे ढूंढते हुए। जैसे ही उन्होंने एरिक को बस से उतरते देखा, वे उसकी तरफ दौड़ पड़े। एरिक ने उन्हें देख लिया और क्राउड की तरफ भागा। दोनों गैंग मेंबर्स भीड़ के बीच उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़े। एरिक स्काईलाइन स्क्वायर की भीड़ भरी गलियों में दौड़ता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह लोगों के बीच से जिगजैग करता हुआ निकल रहा था। पीछे से उसके पीछा करने वालों के भारी कदमों और तेज सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक स्ट्रीट वेंडर की कार्ट के पास से मुड़ते हुए एरिक ने पीछे देखा। दोनों आदमी लंबे और मस्कुलर थे। उनके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वे क्रिस्टल क्रॉस गैंग के ही लोग हैं। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या वह नैरो गलियों में उन्हें चकमा दे सकता था, या फिर उसे फाइट करनी पड़ेगी? आगे उसे क्राउड में एक छोटा सा गैप दिखा और वह तुरंत दो स्ट्रोलर्स धकेल रही महिलाओं के बीच से निकल गया। पीछे वाले लोग और पास आ रहे थे। एरिक को ठंडा सा एहसास हुआ, शायद वह ज्यादा देर तक उनसे भाग नहीं पाएगा। क्या उसे इतने लोगों के सामने उन्हें मारना पड़ेगा, और क्या वह ऐसा कर भी पाएगा? हालांकि वे दोनों बहुत तेज नहीं थे और क्राउड में एरिक को पकड़ नहीं पा रहे थे। हे, स्टॉप! उनमें से एक चिल्लाया। एरिक दौड़ता रहा। कुछ पेडेस्ट्रियंस रुके और तमाशा देखने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग बस देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। सब कावर्ड्स हैं, एरिक ने कड़वाहट से सोचा। तभी उसकी नजर पास बैठे चार टीनेजर्स पर पड़ी। वह अभी भी थग्स की नजरों से छिपा हुआ था, इसलिए उसने अपनी हुडी बदलकर सफेद हुडी पहन ली और उनके पास जाकर बैठ गया। हाय, उसने धीमे से कहा। हु द फक आर यू? एक लड़के ने पूछा। नो वन, एरिक ने जवाब दिया। तो फिर यहां क्यों बैठा है? एरिक ने देखा कि दोनों गैंग मेंबर्स उसके पास से बिना पहचाने निकल गए। उनके जाते ही उसने राहत की सांस ली। बस यूं ही गुजर रहा था, एरिक बोला। वियर्डो, एक लड़का हंसते हुए बोला। एरिक ने बिना कुछ कहे उन्हें छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब तक वह पीछा छुड़ा चुका था, यही काफी था। उसने अपनी हुड चढ़ाई और सफेद मास्क पहन लिया। सिर झुकाकर चलते हुए वह भीड़ में आगे बढ़ने लगा। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलर्ट। अगर कोई भी उसके पास आता तो वह बिना हिचक अटैक कर देता। आखिरकार वह क्राउड से बाहर निकला और स्कूल की डायरेक्शन में जाने वाली बड़ी सड़क पकड़ ली। रास्ते में उसने कई सस्पिशियस लोगों को नोटिस किया।
क्रिस्टल क्रॉस गैंग अब उसे ढूंढने के लिए अपने सारे आदमियों को लगा चुकी थी। अब एरिक को पूरा यकीन हो चुका था, रेड पैलेस के अंदर कोई था जो उसकी मूवमेंट्स की खबर बाहर पहुंचा रहा था। क्रिस्टल क्रॉस गैंग के मेंबर्स हर जगह एरिक को ढूंढ रहे थे, जबकि वह भीड़ के बीच लगातार आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वह एक जगह पहुंचा जिसका नाम था स्काई व्यू, एक पार्क के पास बसा हुआ इलाका। यह एक विशाल प्लाजा था जिसके चारों ओर स्काईस्क्रेपर्स इस तरह बनाए थे कि आसमान खुला दिखे। इसी वजह से इसका नाम स्काई व्यू पड़ा था। वहां कई छोटे रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड जॉइंट्स, बार्स और स्टोर्स थे जहां कपड़े, एक्सेसरीज और यहां तक कि वेपन्स तक मिलते थे। इन जगहों की पॉपुलैरिटी स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा थी क्योंकि ये स्कूल के बहुत पास थी। एरिक साफ देख सकता था कि कितने सारे यंग लोग वहां बैठे खा रहे थे, हंस रहे थे और दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। एरिक बेहद सतर्कता से भीड़ भरी सड़क पर चल रहा था। उसकी नजर हर गुजरते चेहरे को स्कैन कर रही थी, किसी भी खतरे के संकेत की तलाश में। आसपास क्रिस्टल क्रॉस गैंग के कई लोग मौजूद थे और उसे हर पल अलर्ट रहना था। उसने सिर झुकाए रखा और भीड़ के बीच से चुपचाप निकलता रहा। किसी से आई कांटेक्ट नहीं किया, हाथ पॉकेट्स में डाले रखे। हर गुजरते सेकंड के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गिरफ्तार हो जाने का डर साफ महसूस हो रहा था। तभी एरिक ने क्रिस्टल क्रॉस गैंग के कुछ मेंबर्स को एरिया पेट्रोल करते देखा, जो उसे ढूंढ रहे थे। वह तुरंत पास की एक एली में घुस गया, दीवार से टिककर खड़ा हो गया और खुद को काम करने की कोशिश करने लगा, जब तक पेट्रोल उससे दूर न निकल जाए। उसे पता था कि वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता। मौका मिलते ही वह फिर से भीड़ में घुस गया, उसी जगह से जहां पेट्रोल पहले ही गुजर चुका था और जहां वे उसे ढूंढने नहीं वाले थे। Where the hell did he go? गैंग का एक मेंबर बड़बड़ाया। पता नहीं, ट्रैक खो गया, दूसरा बोला। स्प्लिट अप करते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। वे हुडीज पहने हुए थे, लेकिन खुद को छुपाने में एरिक जितने स्किल्ड नहीं थे। एरिक उन्हें दूर से ऑब्जर्व करता रहा। अगर वे उसे ढूंढ भी लेते तो इसमें उन्हें काफी समय लगने वाला था। जल्दी ही एरिक पार्क तक पहुंच गया। वहां वेजिटेशन की वजह से छुपना आसान था और क्रिस्टल क्रॉस गैंग के लिए उसे ढूंढना मुश्किल। पार्क में घुसते ही वह सेंटर की तरफ दौड़ पड़ा, सीधे डेंस फॉरेस्ट की ओर। उसे पता था कि यहां पेड़ों का बहुत बड़ा एरिया है और वही उसकी एस्केप का सबसे अच्छा चांस था। वह पेड़ों और झाड़ियों के बीच से निकलता रहा, जबकि गैंग के मेंबर्स पार्क के अंदर भी सर्च कर रहे थे। वहां बहुत कम लोग थे, ज्यादातर कपल्स हाथों में हाथ डाले ग्रासी पैथ्स पर टहलते हुए। अब एरिक को खुद को थोड़ा सेफ महसूस होने लगा। असली खतरा सिर्फ क्रिस्टल क्रॉस गैंग ही था और अभी तक उन्होंने उसे स्पॉट नहीं किया था। वह और अंदर जाता रहा, ध्यान रखते हुए कि कोई ऐसा निशान न छोड़े जिससे वे उसे ट्रैक कर सके। जैसे जैसे वह फॉरेस्ट के अंदर बढ़ता गया, पेड़ और घने होते चले गए, फोलिएज भी और थिक हो गई। उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ी, कहीं फिसल न जाए या कोई आवाज न हो जाए। उसने ऑनलाइन देखे हुए पार्क के मैप को याद करने की कोशिश की और उम्मीद की कि वह सही दिशा में जा रहा है। अगर वह फॉरेस्ट के दूसरे छोर तक पहुंच जाता तो एक बिजी स्ट्रीट मिल जाती, जहां वह फिर से भीड़ में घुल मिलकर गायब हो सकता था। उसके बाद स्कूल पहुंचना बस टाइम की बात थी। लेकिन तभी अवेकनर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फुटस्टेप्स सुने, पलटकर देखा। दो क्रिस्टल क्रॉस गैंग के मेंबर्स उसकी तरफ आ रहे थे। वह तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे झुक गया, एक घनी झाड़ी में खुद को पूरी तरह छुपा लिया और जितना हो सके खुद को छोटा कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीना आ चुका था। उसने खुद को शांत करने और सांसें कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल हो रहा था। उन दोनों के मैना आउटपुट से साफ था, वे पावरफुल थे। एरिक ने अपना मैना सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे दिक्कत हो रही थी। फुटस्टेप्स और पास आते जा रहे थे, उसे तुरंत कुछ करना था। सिस्टम, कैन यू हाइड द मैना आई नेचुरली रिलीज? एरिक ने मन ही मन पूछा। आंसर, the system can. Do you want me to do it? Yes, understood. Gathering the surrounding mana to cover the user. गैंग मेंबर्स को नोटिस करने से पहले ही सिस्टम ने काम पूरा कर दिया। आसपास का माना उसे इस तरह ढक चुका था कि वह लगभग नॉन एग्जिस्टेंट लग रहा था। झाड़ियों में छुपा होने की वजह से उसे देख पाना बेहद मुश्किल था। हालांकि रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जब वे पास से गुजरे, एरिक ने सांस रोक ली। वह उनकी बातें सुन सकता था। वे बहुत करीब थे। उसने पेड़ के पीछे से झांक कर देखा, दोनों उसकी तरफ पीट करके दूर जा रहे थे।
एरिक ने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन गार्ड डाउन नहीं किया। कुछ पल और वहीं छुपा रहा जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि वे काफी दूर जा चुके हैं। फिर वह झाड़ी से बाहर निकला और पार्क के अंदर दौड़ने लगा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। आंखें हर तरफ खतरा ढूंढ रही थी। फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी, लेकिन इस बार वे सिर्फ आम लोग थे जो पार्क में टहल रहे थे। आगे बढ़ते हुए एरिक को राहत और डर दोनों का अजीब सा मिक्स महसूस हुआ। वह जानता था कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग उसे बस बाल बाल पकड़ने से चूक गई थी। सवाल बस यही था, वह कब तक बचता रहेगा। कुछ ही मिनटों में डेंस फॉरेस्ट पार करने के बाद वह दूसरी तरफ निकल आया। आसपास देखा, वह स्कूल से कुछ ब्लॉक्स दूर था, लेकिन यहां भी क्रिस्टल क्रॉस गैंग के कई मेंबर्स मौजूद थे। एरिक को चिंता होने लगी। उसने उम्मीद की थी कि इस साइड पर लोग कम होंगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये मदरफकर्स उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। उसने अपनी चाल तेज कर दी, पार्क से जितना हो सके उतना दूर निकलने के इरादे से। बिजी स्ट्रीट से होते हुए वह आगे बढ़ता रहा, बिना अटेंशन खींचे, क्रिस्टल क्रॉस गैंग से दूरी बनाते हुए। सिर झुकाए लगातार चलते हुए वह लोगों की भीड़ में ब्लेंड होता गया। जैसे जैसे वह स्कूल के करीब आता गया, लोग कम होते गए और क्रिस्टल क्रॉस गैंग के मेंबर्स भी। कुछ और स्ट्रीट्स पार करने के बाद आखिरकार एरिक थॉर्नटन हाई स्कूल के सामने खड़ा था। राहत की सांस उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पीछा करने वाले गैंग मेंबर्स आखिरकार छूट चुके थे। विशाल मेटल स्ट्रक्चर हमेशा की तरह इंटिमिडेटिंग लग रहा था, लेकिन उसकी वॉल्स की यूनिक शेप उसे एक अलग ही आकर्षण देती थी। गेट ऊंचा और इम्पोजिंग था। कई स्टूडेंट्स अभी भी कैंपस में मौजूद थे। आउटडोर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कुछ स्टूडेंट्स अपने ब्रेन क्रिस्टल पावर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, स्किल्स को शार्पन कर रहे थे। कुछ दोस्त आपस में हंस बोल रहे थे, कुछ अपने लव पार्टनर्स के साथ वक्त बिता रहे थे। माहौल लाइवली और एनर्जेटिक था। यह साफ दिख रहा था कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज और एबिलिटीज को लेकर कितने पैशनेट थे। फाइनली आई एम हियर, एरिक ने खुद से कहा। गहरी सांस लेते ही उसकी बेचैनी बढ़ गई। इस जगह से जुड़ी सिर्फ बुरी यादें थीं, और वक्त बीत जाने के बाद भी उसकी सोल के जख्म अब तक ताजा थे। सिस्टम डीएक्टिवेट ऑल कैमरास, उसने फुसफुसाकर कहा। फिर वह तेजी से गेट की तरफ बढ़ा और अंदर घुस गया। सिस्टम ने आदेश मान लिया था। उसने बाईं तरफ झांक कर देखा, जहां ट्रेनिंग ग्राउंड्स के एक कोने में स्टूडेंट्स पेयर्स में हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी मूवमेंट्स रफ थी, अनपॉलिश्ड, लेकिन पूरी ताकत से वार किए जा रहे थे। एरिक तुरंत बिल्डिंग के अंदर चला गया। स्टूडेंट्स को देखकर उसकी अपनी ट्रेनिंग की यादें लौट आई, लेकिन उसने उन्हें जबरदस्ती दबा दिया। मिशन ज्यादा जरूरी था। फाइल ढूंढनी थी इससे पहले कि कोई उसे देख ले। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने फिर से उस मैसिव स्काईलाइट की तारीफ की, जिससे नेचुरल लाइट पूरे बिल्डिंग में भर जाती थी। आर्किटेक्चर वाकई इंप्रेसिव था, और स्काईलाइट उसकी सबसे खास फीचर्स में से एक। अंदर की हवा फ्रेश और क्रिस्प थी, बाहर की गर्मी के मुकाबले ठंडी। लॉन्ग कॉरिडोर्स कठिन लग रहे थे, और कई साल यहां बिताने के बाद भी उसे हल्का सा लॉस्ट महसूस हुआ। आखिरकार वह स्टूडेंट्स से बचता हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ गया। डिड यू डीएक्टिवेट द कैमरास इनसाइड द स्कूल? एरिक ने पूछा। यस, सिस्टम ने जवाब दिया। गुड, एरिक ने मन ही मन सोचा। स्कूल के अंदर कदम रखते ही एरिक ने गहरी सांस ली। इस बिल्डिंग की गंध उसे उसके पुराने दिनों की याद दिला रही थी। वह वक्त जब वह लोगों से मिलने से डरता था। वह कॉरिडोर में आगे बढ़ा, किसी से भी आई कांटेक्ट बनाने से बचते हुए। यादें एक साथ लौट आईं, जैसे वह फिर से पुराने जूतों में खड़ा हो। लंबे हॉलवे में चलते हुए उसके सीने में वही जाना पहचाना डर उभर आया। उसे एहसास हुआ कि उसका पास्ट अब भी उसे कितना अफेक्ट करता है। वह खुद को टास्क पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचना, लेकिन पुरानी यादें लगातार दिमाग में घुस रही थीं। कोनल, ऑर्सन और लोगन, तीन नाम जिन्होंने सालों तक उसकी जिंदगी को लिविंग हेल बना दिया था। बिना रुके उसे चिढ़ाना, नाम रखना, धक्का देना, चोरी करना और रोज पीटना, टीचर्स और स्टूडेंट्स की बेरुखी के बीच। एरिक कभी समझ नहीं पाया कि उन्होंने उसे ही क्यों चुना। अब फर्क नहीं पड़ता था, वह बदला ले चुका था, लेकिन जख्म अब भी ताजा थे और नुकसान हो चुका था। उसे याद आया कि कैसे उसने इस स्कूल में साल बिताए, हर वक्त पीछे मुड़कर देखते हुए, उन तीनों से बचते हुए। यह सब मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग था, लेकिन आज उन पुरानी फीलिंग्स के बावजूद वह अब अलग इंसान था। अब वह लड़ाई से नहीं डरता था, न कन्फ्रंटेशन से।
रेड पैलेस में जाने के बाद जैसे वह ज्यादा एडल्ट हो गया था, बुलिंग अब उसे सिर्फ एक बेवकूफी भरी फैटी चीज लगती थी। यही सोचकर वह कॉरिडोर्स में पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ चलने लगा। लॉकर्स के पास से गुजरते हुए उसने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को देखा जो आपस में हंस बोल रहे थे। एरिक तुरंत एक कॉर्नर के पीछे छुप गया। वे बस बातें कर रहे थे, कुछ खास नहीं। लेकिन एरिक रिस्क नहीं ले सकता था। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। जब वे बिना उसे देखे आगे निकल गए तो उसने राहत की सांस ली। आज इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों हैं? एरिक ने खुद से पूछा। आमतौर पर यहां 300 से 400 स्टूडेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन आज तो कम से कम दोगुने लग रहे थे। क्या यह उस टूर्नामेंट का असर था जिसकी अनाउंसमेंट प्रिंसिपल ने कुछ महीने पहले की थी? या रेड पैलेस में शामिल होने का मौका स्टूडेंट्स को और ज्यादा ट्रेन करने और आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा था? इन ख्यालों को एक तरफ रखते हुए वह उस स्काईलाइट के नीचे से गुजरा जो इस बिल्डिंग की पहचान था। ऊपर से आती गर्म धूप उसके ऊपर पड़ी और उसे एक अजीब सी स्ट्रेंथ महसूस हुई। उसने आसपास नजर दौड़ाई। कोई स्टूडेंट या टीचर तो नहीं। अगला कॉरिडोर खाली लग रहा था, लेकिन एरिक इतना नाइव नहीं था कि गार्ड डाउन कर दे। वह आगे बढ़ता रहा, क्लासरूम्स के अंदर झांक झांक कर देखते हुए। स्कूल बहुत बड़ा था। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट लगने वाले थे। कॉर्नर मुड़ते ही उसने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपनी तरफ आते देखा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने उसे देख लिया था, लेकिन न्यूज़पेपर्स में उसकी तस्वीरें आने के बावजूद शायद पहचान नहीं पाए। एरिक ने हुड चढ़ा ली और जमीन की तरफ देखते हुए चलता रहा। उनकी हंसी मजाक की आवाजें उसके कानों में पड़ी। हे, लुक एट दैट गाय! एक ने एरिक ने अपनी चाल तेज कर दी, होपिंग कि वे उसे छोड़ दें। हा, ये लूजर जैसा क्यों लग रहा है? इतनी गर्मी में हुड क्यों पहनी है? दूसरे ने कहा। यही वो पल था उन्होंने एरिक से चैट करने का फैसला कर लिया। फुटस्टेप्स और पास आती गई। ओ गॉड, ये इधर ही आ रहे हैं। उसने हल्का सा ऊपर देखा। 4 स्टूडेंट्स उसकी तरफ स्वैगर और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ रहे थे। एरिक को क्रिंज हुआ। साफ था, ये स्कूल के नए मेन बुलीज थे। कोनल, ऑर्सन और लोगन की खाली छोड़ी जगह भरने वाले। सबसे बड़ा लड़का मस्कुलर बॉडी और बज कट के साथ बोला, हे लूजर, यहां अकेले क्या कर रहा है? एरिक ने उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रास्ता रोक लिया। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। ओह, कम ऑन, शाय मत बन, पर्पल डाइड बालों वाले ने कहा। जो तुमसे बात कर रहे हो उन्हें इग्नोर करना पोलाइट नहीं होता। एरिक को अब सच में इरिटेशन हो रही थी। वह ये सब पहले झेल चुका था। पास्ट की फ्लैशेस फिर लौट आई, लेकिन इस बार वह वही पुराना एरिक नहीं था। लीव मी अलोन, उसने बुदबुदाया और उन्हें बिना चोट पहुंचाए निकलने की कोशिश की। लेकिन वे रास्ता रोककर मजाक उड़ाते रहे। एक ने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन एरिक अपनी जगह से हिला नहीं। रिलैक्स यार, बजकट वाला हंसा, हम तो बस मजे कर रहे हैं। उस पल एरिक के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। वह मुश्किल से उस सब से बाहर निकला था और अब फिर कोई वही हरकत करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर पुलिस का टारगेट ही चिपका हो। बस अब काफी था। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। एरिक की आवाज ठंडी और खतरनाक हो गई। मुझे फिर से छुआ तो अंजाम बुरा होगा। गेट द फक आउट ऑफ माई फेस। उसका चेहरा सख्त हो चुका था, मुट्ठियां भींची हुई, आंखों में शुद्ध नफरत। ओह, द लिटिल बॉय हैज सम बॉल्स। गाइस, चलो दिखाते हैं कि बॉल्स वालों के साथ क्या होता है। तुम समझोगे नहीं जब तक मैं दिखाऊं नहीं, एरिक ने कहा, चेहरा अब भी छुपा हुआ। उसने अपने न्यूरल लिंक्स पर फोकस किया। वह शार्पनिंग या प्लांट ग्रोइंग पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वो पावर चुनी जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ मरने से पहले देखते थे। उसने एस्ट्रल वुल्फ को समन किया। अचानक शुद्ध मैना से बना एक विशाल वुल्फ का सिर उसके बगल में प्रकट हुआ। उसके दांतों से जहर टपक रहा था। आंखें खूंखार रोशनी से चमक रही थीं। चारों बुलीज हक्का बक्का रह गए और एरिक शांति से आगे बढ़ा। लास्ट वार्निंग, अभी चले जाओ, अभी यहां से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। एस्ट्रल वुल्फ गुर्राया, दांत दिखाए, एरिक के सामने प्रोटेक्टिवली खड़ा हो गया। बुलीज की हालत पतली हो गई। वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। एरिक को समझ आ गया, ये प्रिक्स या बुलीज असल में सबसे बड़े कैवर्ड्स होते हैं। जैसे ही कोई दिखा दे कि बॉस कौन है, वुल्फ के सिर ने चारों में से एक पर फेक बाइट किया। वह हवा के झोंके से बचा समझ बैठा और कांप गया। You're crazy, उसकी आवाज कांप रही थी।
एरिक हल्का सा हंसा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उनके पास से निकल गया, सिर ऊंचा और एस्ट्रल वुल्फ उसके साथ। बुलीज ने न उसे रोका न कुछ कहा। अननोन ब्रेन क्रिस्टल पावर ने उन्हें पूरी तरह डरा दिया था। जैसे ही एरिक कॉर्नर मुड़ा, वह दौड़ पड़ा। अगर ये प्रिक्स टीचर्स को रिपोर्ट कर देते तो ट्रबल हो जाती। बिल्डिंग में तेजी से भागते हुए उसे गर्व और डिटर्मिनेशन महसूस हुआ। वह अब वो कमजोर, डरा हुआ लड़का नहीं था। टाइड्स के साथ हुई एनकाउंटर्स ने उसे अलर्ट और कॉशियस बना दिया था। सिस्टम ने भी उसे खतरों के प्रति और सतर्क बना दिया था। कई मोड़ों के बाद, बिना किसी डिस्टरबेंस के, वह आखिरकार प्रिंसिपल के डोर तक पहुंच गया। प्रिंसिपल हैरिस के ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांसें ली। उसने हॉलवे में नजर दौड़ाई, कोई नहीं। साइकोलॉजिस्ट के ऑफिस में झांका, वह भी खाली। आज स्कूल इतना बिजी होने के बावजूद यह अजीब था। जो भी हो, अब समय आ गया था। अकीम असल में है कौन, ये पता लगाने का। सिस्टम, क्या तुम प्रिंसिपल के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो? एरिक ने पूछा। यस, आई कैन। डू यू वांट मी टू कनेक्ट टू इट? यस, इमीडिएटली, एरिक ने अपने मन में कहा। कनेक्शन टू द डिवाइस, प्रिंसिपल हैरिस वर्क कंप्यूटर, कंप्लीट। एरिक कॉरिडोर में खड़ा था और बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के जरिए उसके दिमाग में प्रिंसिपल के कंप्यूटर की स्क्रीन की इमेजेस उभरने लगीं। वह सफलतापूर्वक पीसी हैक कर चुका था और अब आचिम से जुड़ी इंफॉर्मेशन खोज रहा था। प्रिंसिपल हैरिस के कंप्यूटर में स्क्रॉल करते हुए एरिक के अंदर नर्वसनेस बढ़ने लगी। इस बात की पूरी संभावना थी कि आचिम जानता हो कि नथानियल की मौत उसके हाथों हुई थी। अगर भविष्य में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचना था तो इस आदमी से निपटना जरूरी था। हाल ही में एरिक को पता चला था कि आचिम इसी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए आर्काइव्स में उसका एड्रेस और पर्सनालिटी से जुड़ी डिटेल्स मिलना ऑलमोस्ट तय था। थोड़ी देर सर्च करने के बाद एरिक को आखिरकार वही फाइल मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। आचिम की फाइल डिसिप्लिनरी रिपोर्ट से भरी हुई थी। टीचर्स की नोट्स साफ बता रही थी कि उसे स्कूल में ट्रबल क्रिएट करने की आदत थी। एक रिपोर्ट में लिखा था कि उसने किसी मामूली बात पर एक स्टूडेंट को बुरी तरह पीट दिया था। दूसरी रिपोर्ट में वह चोरी करते हुए पकड़ा गया था। यह सब क्लासिक प्रिक्स की निशानी थी, खासतौर पर तब जब आचिम अमीर था और उसे पैसों की कोई जरूरत ही नहीं थी। वह बिल्कुल वही टिपिकल बुली था जिसे एरिक ने अपनी जिंदगी में अनगिनत बार देखा था। लेकिन एक रिपोर्ट ने एरिक का ध्यान खींच लिया। स्कूल नर्स की रिपोर्ट। उसमें लिखा था कि आचिम और एक फीमेल स्टूडेंट बाथरूम में सेक्स करते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। यह आम बात नहीं थी। फाइल आगे पढ़ते हुए एरिक को पता चला कि भले ही ज्यादातर लोग उसे एसोल मानते थे, लेकिन स्कूल की लड़कियां उसे काफी पसंद करती थीं, उसकी अट्रैक्टिव लुक्स और लंबे बालों की वजह से। कई टीचर्स ने रिपोर्ट किया था कि कुछ फीमेल स्टूडेंट्स क्लास के बीच में ही खड़े होकर उसके सामने कन्फेशन तक कर देती थी। यह तो साइको लेवल की मैडनेस थी। दिस नेशन इज रियली फक्ड अप इफ दे लाइक पीपल लाइक हिम, एरिक ने मन ही मन सोचा। एरिक के हिसाब से आचिम में वही सारे ट्रेट्स थे जो उन पॉम्पस यंग मास्टर्स में होते हैं, जिनके बारे में वह नॉवेल्स में पढ़ता रहता था। कुछ हैबिट्स साफ तौर पर उसके फैमिली बैकग्राउंड से आई थीं, और नथानियल के फोन से मिली इंफॉर्मेशन के आधार पर एरिक ने उसे माम्बा से जोड़ दिया। अब सारी चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी थीं। फाइल में आगे बढ़ते हुए एरिक की नजर आचिम की एक फोटो पर पड़ी। वह पार्टी वाली आखिरी फोटो से काफी छोटा लग रहा था। ट्रबल मेकर रेप्यूटेशन के बावजूद उसकी जिंदगी परफेक्ट दिख रही थी। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और दोनों तरफ दोस्त। Where the hell is his address? एरिक ने खुद से पूछा। वह प्रिंसिपल के डोर के सामने काफी देर से खड़ा था। अब और रुकना रिस्की था। उसने कुछ और देर स्क्रॉल किया। एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी। और फिर आखिरकार 75001 रू de la Liberté, न्यू अलेक्जेंड्रिया, फ्रांस। बिंगो। एरिक ने सिस्टम के जरिए तुरंत फोन कनेक्ट किया और मैप ऐप में एड्रेस डाला। रूट सामने आ गया और उसे तुरंत समझ आ गया कि जगह कहां है। दिस इज एम्बर्स नेबरहुड। मैप में वही एरिया दिख रहा था, विलस से भरा हुआ। ये एक प्रॉब्लम थी। वह जगह एडवांस टेक डिफेंसेस, कैमरास और सिक्योरिटी सिस्टम से भरी होती। अगर सीधे जाना रिस्की था तो कम से कम स्काउटिंग तो की जा सकती थी। बेस्ट ऑप्शन यही था कि वह उनके सिक्योरिटी सिस्टम से रिमोटली कनेक्ट करे, रेड पैलेस के अपने बेड पर लेटे लेटे। एरिक ने वहां से तुरंत मूव किया, उसी रास्ते से वापस निकलते हुए। आइडियली आसपास कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन रिस्क हमेशा रहता है।
स्कूल के लगभग खाली हॉलवेज में दौड़ते हुए उसके फुटस्टेप्स दीवारों से टकराकर एको कर रहे थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स जा चुके थे, बस कुछ ही लोग बचे थे। एरिक सिर झुकाए आगे बढ़ता रहा। क्रिस्टल क्रॉस गैंग की वजह से वह किसी भी तरह का ट्रबल अफोर्ड नहीं कर सकता था। एग्जिट के पास पहुंचते ही उसने कॉर्नर से आती फुटस्टेप्स सुनी। एरिक ने तुरंत एक खाली क्लासरूम में घुसकर डोर बंद कर लिया और सांस रोक ली। दरवाजे की दरार से उसने झांका। एक फीमेल टीचर गुजर रही थी। उसके दूर जाते ही एरिक बाहर निकला और चुपचाप आगे बढ़ गया। आखिरकार वह एग्जिट तक पहुंच गया। हैवी मेटल डोर खोलते ही गर्म हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वह बाहर निकल चुका था। सेफ। फिलहाल स्कूल गेट पार करते ही वह न्यू अलेक्जेंड्रिया की बसलिंग स्ट्रीट्स में आ गया। सूरज ढलने लगा था। ट्रैफिक और लोगों की आवाजें चारों तरफ थीं। लेकिन एरिक इस सब का मजा नहीं ले सका। क्रिस्टल क्रॉस गैंग के मेंबर्स कहीं न कहीं आसपास थे। और सच में सड़क के उस पार दो शेडी फिगर्स इधर उधर देखते हुए खड़े थे। इस बार एरिक का अपीयरेंस अलग था, इसलिए शायद वह निकल सकता था। फिर भी उसने रिस्क नहीं लिया और तुरंत राइट टर्न लेकर रोड बदल दी। कुछ दूर जाने के बाद वह चलने लगा, धीरे, बिना किसी का ध्यान खींचे। जैसे ही मौका मिला वह फुल स्पीड में दौड़ा और एक बेहद क्राउडेड स्ट्रीट में घुस गया। वह तुरंत भीड़ में गायब हो गया, सिर झुकाए, क्राउड का हिस्सा बनते हुए। लेकिन क्रिस्टल क्रॉस गैंग की प्रेजेंस हर जगह महसूस हो रही थी। एरिक अलर्ट रहा, हर चेहरे को स्कैन करते हुए। अचानक उसने उन्हें देख लिया। गैंग मेंबर्स का एक ग्रुप सड़क के दूसरी तरफ खड़ा था, भीड़ पर नजर जमाए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन सिस्टम ने तुरंत रिस्पांस दिया। उसके ब्लड स्ट्रीम में कॉमिंग सब्सटेंस इंजेक्ट हुआ। एरिक का माइंड स्टेबल हो गया। उसने खुद को नॉर्मल दिखाया और कॉमली गैंग मेंबर्स के पास से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह एक और क्राउडेड रोड पर था। क्लोज कॉल था। गैंग अब स्ट्रीट्स ब्लॉक करने लगी थी। सोचने का समय नहीं था। एरिक मुड़ा और दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह ट्रेन स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन भी लोगों से भरा था। और हाँ, क्रिस्टल क्रॉस गैंग मेंबर्स भी। टैटूज और क्लोथ्स से उन्हें पहचानना आसान था। एरिक ने एक बेंच के पीछे खड़े लोगों के ग्रुप में खुद को हाइड किया। वह जानता था कौन सी ट्रेन लेनी है। जैसे ही सही समय आया, वो शॉप के अंदर घुस गया, शॉपिंग का नाटक करते हुए। एरिक कॉमली प्लेटफॉर्म पर आया। कॉर्नर ऑफ द आई से उसने एक गैंग मेंबर को अपनी तरफ आते देखा। वह तुरंत बोर्डिंग क्राउड में घुस गया। डोर्स बंद हुई। एरिक ने राहत की सांस ली और सीट पर बैठ गया। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। ट्रेन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। वह फिर बच निकला था। विंड की आवाज और साइलेंस के नर्व्स को काम कर दिया। एरिक ने आंखें बंद की, गहरी सांसें ली। आने वाले कुछ आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। गार्ड डाउन करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन इस पल वह सेफ था। जब स्काई ट्रेन पूरी स्पीड में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही थी, एरिक खिड़की से टेक लगाए बाहर का नजारा देख रहा था। न्यू अलेक्जेंड्रिया की पहचान बन चुके ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स तेजी से पीछे छूट रहे थे और सीनरी धीरे धीरे बदल रही थी। जो कभी आसमान छूती इमारतें थीं, उनकी जगह अब छोटे बिल्डिंग्स लेने लगे। कहीं 3 से 4 फ्लोर्स, कहीं 6 और 7 फ्लोर्स तक। और आखिर में दूर दूर तक दिखने लगी बड़ी बड़ी विलास और मैंशंस। इस बदलाव ने एरिक को शहर के रिच और पुअर इलाकों के बीच के ब्रूटल कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दे जिनमें ये नेशन डूबा हुआ था, उसके दिमाग में घूमने लगे। यहां से वह शहर के बाकी हिस्से भी देख सकता था। एवरेज लोगों के घर ज्यादातर 4 या 5 मंजिला बिल्डिंग्स थे, जो अमीरों के आलीशान घरों के सामने कुछ भी नहीं लगते थे। लेकिन एरिक को थाइड्स द्वारा मचाई गई तबाही भी साफ दिखाई दे रही थी, खासकर उसी इलाके में जहां से उन्होंने एंट्री ली थी। गिरे हुए बिल्डिंग्स, उजड़े हुए नेबरहुड्स हर जगह फैले थे। उल्टी पड़ी कार्स, टूटी इमारतें। पूरा इलाका दिखा रहा था कि पिछले कुछ दिनों में शहर किस कैओस से गुजरा था। सिर्फ अमीरों के घर ही सुरक्षित थे, क्योंकि उनके चारों तरफ भारी डिफेंसेस लगे हुए थे। फिर भी इस तबाही के बीच लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। नीचे सड़कों पर लोग अपने डेली कामों में लगे हुए थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वे उन जगहों से बचकर चल रहे थे जहां अभी भी इंसानों और थाइड्स के बचे खुचे निशान जमीन पर दाग की तरह मौजूद थे। कई कंपनीज शहर को साफ करने में जुटी थी, लेकिन हालात इतने खराब थे कि थाइड्स के रेमनेंट्स को पूरी तरह मिटा पाना आसान नहीं था। और चाहे कितनी भी सफाई कर ली जाए, लोगों के दिलों में उस भयानक अटैक की याद परमानेंट इंक की तरह छपी हुई थी।
इसी डर की वजह से अमीर लोग अपने घरों को और ज्यादा फोर्टिफाई कर रहे थे, जबकि गरीब लोग जो कुछ खो चुके थे उसे फिर से बनाने में जुटे थे। जैसे जैसे ट्रेन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के सबसे अमीर हिस्से के करीब पहुंची, एरिक का ध्यान उन भव्य मैंशंस और विलास पर चला गया। ये पहले देखे गए छोटे घरों से बिल्कुल अलग थे। सड़कों के किनारे पेड़ लगे थे, परफेक्टली ट्रिम्ड लॉन्स थे, और हवा में ताजी कटी घास की खुशबू थी। एरिक के दिल में हल्की सी जेलसी उठी। उसने जिंदगी एक छोटे से अपार्टमेंट में बिताई थी, जहां खाने तक के लाले पड़े रहते थे। उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी रही, जबकि यहां रहने वालों की जिंदगी जितनी आसान हो सकती थी उतनी थी। आचिम ही उदाहरण था। रिच फैमिली में जन्म, कनेक्शंस, लुक्स, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ। फिर भी वो कोई ग्रेट फाइटर नहीं था। हाँ, अपने फादर के पैसों की वजह से ट्रेनिंग और एजुकेशन में वह अपनी एज के एवरेज लोगों से बेहतर था, लेकिन फिर भी एवरेज रेड पैलेस स्टूडेंट से कहीं कमजोर। सच ही है, लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वे उन्हें सही से यूज ही नहीं कर पाते। एरिक ने सोचा। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुकी और एरिक बाहर उतरा। भले ही ये जगह उसे किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी, लेकिन जमीन पर कदम रखते ही वह फिर से पूरी तरह फोकस्ड हो गया। ट्रेन से उतरते ही उसने नोटिस किया कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग का कोई मेंबर वहां नहीं था। शायद वो सिटी के हायर अप्स वाले इलाके में पंगा नहीं लेना चाहते थे। एरिक प्लेटफॉर्म से एलिवेटर की तरफ बढ़ा, लेकिन चलते चलते आसपास नजरें घुमाता रहा। सेफ रहना ज्यादा बेहतर था। स्टेशन लोगों से भरा हुआ था, लेकिन सिटी सेंटर जैसी अफरा तफरी यहां नहीं थी। शॉप्स थी, मगर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले ज्यादा हाई एंड। वह एलिवेटर तक पहुंचा और उसके आने का इंतजार करने लगा। दीवारों पर सिटी के हिस्ट्री को दिखाते हुए खूबसूरत म्यूरल्स बने थे। फर्श पॉलिश्ड मार्बल की थी और ऊंची छत पर इंट्रिकेट डिजाइन्स उकेरे गए थे। एलिवेटर में कदम रखते ही एरिक को इस जगह की ग्रैंडर का एहसास हुआ। एलिवेटर नीचे उतरा और एरिक ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। नीचे जाते हुए उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि आचिम के घर पहुंचकर उसे क्या देखने को मिलेगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही वह बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर के जरिए मैप ऐप फॉलो करते हुए आचिम के घर की तरफ बढ़ गया। जल्द ही एरिक ईस्टर्न डिस सबसे वेल्थी नेबरहुड में कदम रख चुका था। उसकी आंखें हर पल डेंजर के साइंस ढूंढ रही थी। चारों तरफ विशाल मैंशंस, स्प्रॉलिंग गार्डन्स, स्विमिंग पूल्स। ये दुनिया शहर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। सड़कों पर शांति थी, बस कभी कभी ऊपर से उड़ती कोई गाड़ी दिख जाती थी। वह मेजर्ड और कंट्रोल्ड स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहा था। सूरज होराइजन के करीब था और ऊंची विलास लंबी शैडोज डाल रही थी। जगह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन माहौल टेंस और ऑमिनस था। एरिक को महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, और सच में कई कैमरास उस पर नजर रखे हुए थे। वह सब कैमरास बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि वे डिफेंसिव सिस्टम्स और अलार्म से जुड़े होंगे, जिससे गार्ड्स अलर्ट हो जाते। फिर भी कुछ करना जरूरी था। सिस्टम जो कैमरास मेरे चेहरे को फ्रेम कर सकते हैं, उन्हें डीएक्टिवेट कर दो। एरिक ने मास्क पहना हुआ था, फिर भी रिस्क कम करना जरूरी था। आइडिया बस इतना था कि कुछ कैमरास ऑफ हो, ताकि गार्ड्स इसे टेक्निकल फॉल्ट समझें। Understood. Start scanning the area, triangulating, connecting. Do you want to turn off notifications? सिर्फ कनेक्शन, डिस्कनेक्शन और डीएक्टिवेशन से जुड़ी नोटिफिकेशंस। चलते चलते उसके ख्याल उन ऊंची दीवारों और गार्डेड गेट्स के पीछे छिपी वेल्थ और पावर की तरफ भटक गए। उसका टारगेट इसी इलाके में कहीं छुपा था, लग्जरी और ऑपुलेंस के बीच। अवेकनर पूरी तरह अलर्ट था। शांत रहते हुए वह हर मैंशन को ऑब्जर्व करता गया, फ्यूचर के लिए डिटेल्स याद रखता हुआ। आखिरकार वह उस मैंशन के सामने पहुंच गया, जिसे वह ढूंढ रहा था, आचिम का घर। सड़क के आखिर में खड़ी विशाल विला के चारों तरफ ऊंची मेटल फेंसेस थी, जिनके ऊपर बार्ब्ड वायर लिपटी हुई थी। वॉल्स पर लगे सिक्योरिटी कैमरास हर मूवमेंट स्कैन कर रहे थे। पेरीमीटर पर ऑटोमेटिक वेपन्स तैनात थे। उनके बैरल्स बिना बुलाए आने वाले किसी भी शख्स की तरफ तने हुए थे। फेंस के अंदर फैला गार्डन बेदाग था। परफेक्टली ट्रिम्ड हेजेस, फाउंटेन से उछलता पानी और सेटिंग सन में चमकते पीकॉक्स। प्योर ऑपुलेंस, एरिक ने सोचा। लेकिन ये खूबसूरती असल में एक बैरियर थी। गार्डन इतना बड़ा था कि उसे पार करना नामुमकिन था, और नीचे जमीन में भी डिफेंसेस छिपे होने की पूरी संभावना थी, जैसे रेड पैलेस में थे। उसे किसी भी हालत में उनके एम में नहीं आना था। कैमरा से पहचान होना गार्ड्स या चिम को अलर्ट कर सकता था। पूरा सर्वेलेंस सिस्टम बंद करना भी मुमकिन नहीं था।
इसलिए वह कैजुअली चलता रहा, विला को ऑब्जर्व करता हुआ। लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये वह देख सकता था। सिस्टम सर्वेलेंस कैमरा से कनेक्ट हो जाओ और अंदर मौजूद सभी लोगों को फाइंड करो। कनेक्टिंग टू द विला's सर्वेलेंस सिस्टम। कई लाइव फीड्स उसके सामने आ गए। गार्ड्स उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे। उसने आचिम के फादर को स्टडी रूम में फोन पर बात करते देखा। उसकी मदर ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी, शायद किसी फैंसी डिनर के लिए। बटलर्स अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन आचिम कहीं दिखाई नहीं दिया। एरिक ने भौहें सिकोड़ ली और कैमरास चेक करने लगा। रूम्स, गार्डन, हर कॉर्नर। लेकिन उसे सिर्फ हरियाली, एग्जॉटिक प्लांट्स और आसपास की विलास ही दिखी। निराश होकर वह दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। खाली हाथ लौटना पॉसिबल नहीं था, लेकिन पकड़े जाना भी ऑप्शन नहीं था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सोचा, सिस्टम, इस जगह के डिफेंसेस, कैमरास और रूम स्कैन कर सकते हो? मुझे पूरी मैप चाहिए। डू यू विश मी टू डू इट राइट नाउ? प्रोसेस स्टार्टिंग। 3, 2, 1. Process complete. Sending information to the brain through the brain information injector. मैथ्यू पिछले कई दिनों से सिमोन की रिपोर्ट का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि नथानियल की मौत की जांच के लिए सिमोन को भेजना सही फैसला था। फिर भी उसके दिल में गिल्ट लगातार बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा बोझ जो उसके बेटे की मौत के बाद से उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। जब सिमोन उसके ऑफिस में दाखिल हुआ, मैथ्यू ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। रिपोर्ट देने आए आदमी को देखते हुए उसके हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन चेहरे पर उसने स्टोइक एक्सप्रेशन बनाए रखा। हेलो सर, मेरी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। हमारी पिछली बातचीत से मैं अंदाजा लगा सकता था, मैथ्यू ने भारी आवाज में कहा। बताओ सिमोन, तुम्हें क्या पता चला? सिमोन ने बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। मैंने कुछ अहम जानकारी जुटाई है मिस्टर मनल। लगता है कि नथानियल को सिटी अटैक से एक दिन पहले रेड पैलेस से निकाल दिया गया था। उसने ऑफिशियल फाइट के दौरान कैमरास और हीलर्स की मौजूदगी में एक फेलो स्टूडेंट को मारने की कोशिश की थी। इंस्टीट्यूशन के मुताबिक वह डिलीरियस था, बहुत अग्रेसिव था और शांत ही नहीं हो रहा था। टेस्ट्स के बाद पता चला कि वह एएसपीडी से पीड़ित था, इसलिए उनके पास उसे एक्सपेल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैथ्यू का पेट अंदर से मरोड़ खाने लगा। वह जानता था कि नथानियल में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसने हमेशा सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। सच कहें तो मैथ्यू खुद भी कई घिनौने काम कर चुका था, इसलिए जब नथानियल अजीब हरकतें करता था तो वह ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन ये सब कुछ बदल देने वाला था। उसने सोचा, अगर उसे ये सब पहले पता चल जाता तो, अगर वह समय रहते नथानियल की रेज और इमोशंस को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर पाता, क्या आज वह जिंदा होता? और थॉर्टन हाई का क्या? मैथ्यू ने पूछा। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। मुझे याद है, वहां उसका कई स्टूडेंट से बीफ था। क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसके पास उसे मारने की ठोस वजह हो? स्कूल के लोगों से उसकी ऑल्टरकेशंस के बारे में कुछ पता चला? सिमोन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ सर, नथानियल कई स्टूडेंट्स के साथ फाइट्स में शामिल रहा है। कुछ सिर्फ वर्बल थी, लेकिन कई फिजिकल भी थी। मैंने विटनेसेस से बात की। सबने यही कहा कि वह हमेशा गुस्से में रहता था, अग्रेसिव था और जैसे ट्रबल ढूंढ रहा हो। ज्यादातर इंसिडेंट्स स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स के साथ हुए थे और संभव है कि वही टेंशन रेड पैलेस तक चली गई हो। मैथ्यू ने आंखें बंद कर ली। दर्द और गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि नथानियल को किसी ने मारा है। एक वजह तो यह थी कि उन्होंने उसके इकलौते बेटे की जान ली थी, और दूसरी वजह, उसे मारकर उन्होंने सीधे मांबाज के लीडर को चुनौती दी थी। यह खुला अपमान था। थैंक यू सिमोन, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने अच्छा काम किया है। मुझे इन टॉप स्टूडेंट्स के नाम चाहिए और मैं चाहता हूं कि तुम उनके बारे में जितनी हो सके इन्वेस्टिगेशन करो। अब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे यह सब प्रोसेस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। सिमोन ने सिर हिलाया और कमरे से निकल गया। मैथ्यू अकेला रह गया, अपने ख्यालों और गिल्ट के साथ। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक पिता के तौर पर असफल रहा। नथानियल की मौत एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे रोका जा सकता था, और यह एहसास उसे जिंदगी भर सताता रहेगा। उसी समय न्यू अलेक्जेंड्रिया की एक विशाल प्लाजा में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हेस एक बेंच पर बैठा कॉफी पी रहा था और बीच में बने फाउंटेन को खाली नजरों से देख रहा था।
वह लोगन, कोनल और ओरसन के डिसअपीयरेंस केस पर महीनों से काम कर रहा था। तीनों बच्चे बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गए थे। प्रोग्रेस न होने की वजह से हेस बेहद फ्रस्ट्रेटेड था। वह सोचता था कि क्या वह कभी उन फैमिलीज को क्लोजर दे पाएगा, लेकिन जितनी भी जांच वह करता, हर रास्ता उसे एक ही नाम तक ले आता, एरिक रोमनो, फ्रैंक का इकलौता अवेकनर। हेस जानता था कि उसे एरिक की कहानी में और गहराई से जाना होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चला कि तीनों बच्चों के गायब होने से एक दिन पहले एरिक हॉस्पिटल गया था। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कहा था कि उस पर किसी गैंग ने हमला किया था। उस दिन का उसका एलिबाई भी वीक था। दिन में वह स्कूल में था और शाम को लगभग 6 बजे घर लौटा। उस बीच उसने क्या किया, किसी को नहीं पता। हेस के दिमाग में शक गहराने लगा। क्या मैस्क्ड किड एरिक ही था? क्या उसने तीनों बच्चों को मारकर बाद में काम पर और फिर स्कूल चला गया? काश वह एरिक के लेट एम्प्लॉयर से बात कर पाता, तो पता चल जाता कि एरिक काम पर कब पहुंचा था और क्या मर्डर के लिए कोई विंडो थी। लेकिन वह आदमी मर चुका था। हेस इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि रेड पैलेस का स्टूडेंट बन चुका एरिक इन डिसअपीयरेंसेस से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। एविडेंस सर्कमस्टेंशियल था, ज्यादातर स्पेकुलेशन, लेकिन सब कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा था। ऊपर से उसके पास कोई ठोस एलिबाई भी नहीं था। हैस ने तय किया कि उसे एरिक से सीधे सवाल पूछने होंगे, लेकिन उससे पहले उसे उसके बारे में और जानकारी चाहिए थी। इसी वजह से वह वहां मौजूद था, एक ऐसी जगह जहां रेड पैलेस के स्टूडेंट्स अक्सर आते थे। बैठे बैठे उसने देखा कि कुछ यंग मैन पास से गुजर रहे हैं। वे यूनिफॉर्म में थे, रेड पैलेस की। उनका घमंडी एटीट्यूड और दूसरों को देखने का अंदाज साफ बता रहा था कि वे खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, जैसे एंट्स के बीच चल रहे गॉड्स। हैस तुरंत उठा और बिना थ्रेटनिंग लगे उनके पास गया। वे लोकल बार की तरफ जा रहे थे, यूनिफॉर्म दिखाते हुए, जिससे बाकी लोग उन्हें एक तरह का रिस्पेक्ट दे रहे थे। बार में पहुंचकर हेस ने खुद को कंपोज्ड रखा और उनके टेबल के पास गया। हेलो गाइस, उसने स्टेडी आवाज में कहा। आई एम इन्वेस्टिगेटर हेस। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप 5 मिनट दे सकते हैं? यह कहते हुए उसने अपना इन्वेस्टिगेटर आईडी दिखाया। स्टूडेंट्स ने आईडी को शक की नजर से देखा, लेकिन असली होने की पुष्टि होते ही रिलैक्स हो गए। थोड़ी आपसी नजरबंदी के बाद उन्होंने सिर हिला दिया। हेस ने पूछा कि क्या वे एरिक को जानते हैं। सबने हाँ में सिर हिलाया और एक स्टूडेंट बोला, हाँ, हम उसे जानते हैं। वो अवेकनर है। उसकी आवाज में एडमिरेशन साफ झलक रही थी। वह इन दिनों रेड पैलेस में सबकी चर्चा है। इनर रैंक्स में उसकी तेज ग्रोथ और सिटी अटैक के दौरान थाइड से उसकी लड़ाई की वजह से। हैस ध्यान से सुनता रहा। उसके बारे में और क्या बता सकते हो? उसने पूछा। स्टूडेंट थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, वो काफी मिस्टीरियस है। ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं, शो ऑफ भी नहीं करता। लेकिन उसके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, खासतौर पर एक लड़की। रेड पैलेस में उसे काफी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन मिलती है। तभी एक और स्टूडेंट बोल पड़ी, और वही वजह है कि नथानियल को रेड पैलेस से निकाला गया। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट थी। हेस की भौहें ऊपर उठ गई। लगता है इस एरिक के आसपास काफी ड्रामा है, और ये नथानियल वाला मामला क्या है, उसने सोचा। नथानियल, वो कौन है? हेस ने सहजता से पूछा। स्टूडेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ने कहा, नथानियल भी रेड पैलेस का स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर में पेजेंट रैंक में वह सबसे टैलेंटेड फाइटर्स में से एक था। स्क्वायर रैंक तक पहुंचने की पूरी पोटेंशियल थी, लेकिन एरिक के साथ उसका कोई बड़ा इश्यू हो गया। सुना है फाइट के दौरान नथानियल ने एरिक को मारने की कोशिश की और उसी वजह से उसे निकाल दिया गया। रियली? हाइस ने हैरानी से कहा और यह जानकारी दिमाग में नोट कर ली। क्या मैं इस नथानियल से कांटेक्ट कर सकता हूं? स्टूडेंट ने सिर हिलाया। नहीं, सिटी अटैक के दौरान टाइड्स ने उसे मार दिया, बस इतना ही पता है। ये सुनते ही हेस के अंदर कुछ क्लिक कर गया। ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस था। रेड पैलेस में दिन की आखिरी लेसन खत्म होते ही एरिक ने गहरी सांस ली। वह कई महीनों से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और उसे साफ महसूस हो रहा था कि हर गुजरते दिन के साथ वह और मजबूत होता जा रहा है। उसने माथे से पसीना पोंछा और अपनी कैंटीन से पानी का एक लंबा घूंट लिया। कुछ देर बाद उसकी नजर उस बेंच पर पड़ी जहां वह आमतौर पर ब्रेक के समय बैठता था। वहां बेनेडिक्ट बैठा हुआ था, काफी गहरी सोच में डूबा हुआ। क्रिस्टल क्रॉस गैंग के अटैक के बाद से बेनेडिक्ट बहुत जल्दी एरिक का करीबी दोस्त बन गया था। दोनों ने साथ में काफी कुछ झेला था।
एरिक पास जाकर बैठ गया और दोनों ने हल्की सी ग्रीटिंग एक्सचेंज की। बेनेडिक्ट ने एरिक की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, सुना है आज फिर तुम्हारी फाइट है, रेडी हो? उसके चेहरे पर हमेशा की तरह जोश से भरी बड़ी सी ग्रिन थी। बेनेडिक्ट वैसे ही था, कंपटीशन और फाइट का दीवाना। एरिक ने कंधे उचका दिए। मैं ठीक हूं। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि अब फेजेंट रैंक में कोई मुझे हरा सकता है। मे बी एंडरसन, लेकिन उसके बारे में भी मैं श्योर नहीं हूं। बेनेडिक्ट हंसा। हाँ यार, मानना पड़ेगा, तारी ग्रोथ काफी इंसेन रही है। एंडरसन ने बताया था कि तुम कुछ महीनों पहले कैसे थे। यकीन ही नहीं होता कि यहां आने से पहले तुम पंच तक ठीक से नहीं मार पाते थे। मैंने पूरी कोशिश की, एरिक ने कहा, और ट्रेनर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे लिमिट से आगे पुश किया और मेरी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प की। उसने हल्की सी ग्रेटफुल स्माइल के साथ जोड़ा। बेनेडिक्ट ने सिर हिलाया। हाँ, सेम यहां भी हुआ। मैं खुद देख रहा हूं कि कितना इंप्रूव हुआ हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, वैसे अपने नेक्स्ट ओपोनेंट के बारे में कुछ पता है? एरिक ने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, उसे इधर उधर देखा है लेकिन कभी फाइट नहीं की। नेम भी ठीक से नहीं पता। बेनेडिक्ट थोड़ा आगे झुका। ऑनेस्टली ये बुरी बात नहीं है। बिना किसी प्रीकंसेप्शन के फाइट में जाना कभी कभी एडवांटेज देता है। उसकी बात सुनकर एरिक को भी लगा कि बेनेडिक्ट आज अनयूजुअली शार्प बोल रहा है। एरिक ने सिर हिलाया। उसे जरा भी थ्रेट महसूस नहीं हो रहा था। सच तो यह था कि मौजूदा फाइट से उसे कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा था। वह बस उन्हें जल्दी खत्म करना चाहता था। बेनेडिक्ट ने ग्रिन करते हुए कहा, एनी टाइम माई फ्रेंड। याद रख, तू अभी पेजेंट रैंक का बेस्ट फाइटर है। डैम, शायद तू एम्बर और एंडरसन से भी आगे निकल चुका है और मुझे पता है वो कितने स्ट्रांग हैं। एरिक मुस्कुराया। उसे अपने अंदर प्राइड की एक हल्की लहर महसूस हुई। ब्लू पैलेस की तरफ जाने के लिए तैयार। थैंक्स बेनेडिक्ट, फाइट के बाद मिलते हैं, कहकर वह मुड़ा और चल पड़ा। हैव फन। बेनेडिक्ट ने पीछे से आवाज दी। एरिक तेज कदमों से येलो पैलेस से निकलकर उस बस की तरफ बढ़ा जो उसे ब्लू पैलेस ले जाने वाली थी। व्हीकल में चढ़ते वक्त उसके चेहरे पर शांति थी। इतना कुछ झेल चुका था कि अब फाइट से उसे ज्यादा कुछ महसूस ही नहीं होता था। बस छात्रों से भरी हुई थी। सब उसी डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, उम्मीद लिए कि यह फाइट उन्हें ऊपर ले जाएगी। एरिक को सीट पाने के लिए कुछ लोगों के बीच से निकलना पड़ा। बैठते ही उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, आने वाली फाइट को विजुअलाइज करते हुए। वह कॉम था, उसे पता था कि वह जीतेगा, लेकिन वह केयरलेस नहीं था। बस रेड पैलेस के गार्डन से गुजर रही थी और एरिक का दिमाग भटकने लगा। वह अपने ओपोनेंट के बारे में सोचने लगा। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला कोई अनोइंग या एरोगेंट इंसान न हो। वह ऐसे लोगों से ऊब चुका था जो खुद को बॉस समझते थे, जबकि असल में उनकी अहमियत एक भागती सी चींटी जितनी भी नहीं होती। फिर भी वह रेड पैलेस की फाइट सीन में अभी नया ही था। उसे पता था कि टॉप तक पहुंचने से पहले उसे अभी लंबा सफर तय करना है। अचानक बस झटके से रुकी। एरिक ने आंखें खोली। वे ब्लू पैलेस पहुंच चुके थे। वह उठा और एंट्रेंस की तरफ गया, जहां उसे हमेशा की तरह नोटिफिकेशन मिला। 370 वर्सेस डायन टक वर्सेस डाइटलर, रूम 823, 8th फ्लोर हीलर। मार्टिन मिडल्टन। एरिक ने हीलर का नाम देखा। अब भी वही है। क्या ये लोग जानबूझकर मुझे उसी के साथ असाइन कर रहे हैं? उसने मन में सोचा। फाइटर के बारे में एरिक ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे इधर उधर देखा जरूर था। डायन पेजेंट रैंक के बेस्ट फाइटर्स में से एक माना जाता था। रूथलेस रेप्यूटेशन, कई ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर चुका था। फिर भी वह दूसरे टॉप फाइटर्स को नहीं हरा पाया था और रैंक 270 पर ही अटका हुआ था। इन जानकारियों से एरिक समझ गया कि सामने वाला स्किल्ड फाइटर है। फिर भी उसे जरा भी चिंता नहीं थी। उसने नथानियल को हराया था, वह नथानियल जो अगले महीने स्क्वायर रैंक तक पहुंचने वाला था। एरिक एलिवेटर से 8वें फ्लोर पर पहुंचा और रूम 823 में दाखिल हुआ। अंदर मार्टिन हीलर पहले से मौजूद था। गुड इवनिंग यंग मैन, हाउ आर यू? उसने पूछा। दोनों ने थोड़ी फॉर्मल बातचीत की। लगभग 5 मिनट बाद दरवाजा खुला। डायन आ चुका था। एरिक को मानना पड़ा, उसका फिजिक इंप्रेसिव था। लगभग 1.9 मीटर लंबा, मजबूत और वेल बिल्ट शरीर साफ बता रहा था कि उसने ट्रेनिंग में कितनी मेहनत की है। टाइट शर्ट में उसके ब्रॉड शोल्डर्स और चिजल्ड चेस्ट और भी उभर रहे थे। आर्म्स और लेग्स ऐसे लग रहे जैसे भारी वजन उठाना उसके लिए आम बात हो।
उसकी पॉस्चर तक कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ दिखा रही थी। कमरे में चलते वक्त उसके मूवमेंट्स स्मूथ और कंट्रोल थे, क्वाइट ग्रेस के साथ। डार्क हेयर नीटली ट्रिम्ड था, चेहरे पर हल्की अनइवन स्टबल थी। पियर्सिंग ब्लू आइज पूरे कमरे को नाप रही थी और उसका सीरियस लुक सामने वाले को अपनी जगह का एहसास दिलाने के लिए काफी था। एरिक हालांकि जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। चलो शुरू करें, उसने मन में कहा। दोनों रूम के बीच में आ गए। मार्टिन कंट्रोल रूम की तरफ गया, दरवाजा बंद किया और बैरियर एक्टिवेट कर दिया। एरिक ने सामने देखा। डायन चुपचाप उसे घूर रहा था, बिना किसी इमोशन के। तुम फाइट शुरू कर सकते हो, रूल्स तुम्हें पता है। और इसी के साथ फाइट शुरू हो गई। पहले कुछ मिनटों तक एरिक और डायन एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे, ब्लोज एक्सचेंज हुए, लेकिन कोई क्लियर एडवांटेज नहीं मिला। हर पंच के साथ एरिक को डायन की ताकत महसूस हो रही थी। वह स्ट्रांग था, लेकिन एरिक जितना नहीं। डायन रेड पैलेस के पेजेंट रैंक के सबसे एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स में से एक था। सालों की एक्सपीरियंस और रेपुटेशन के बावजूद एरिक को शुरू में ही पता चल गया था वह ये फाइट जीतेगा। एरिक तेजी से मूव कर रहा था, प्रिसाइज जैब्स और अपरकट्स, और डियान के अटैक्स से बचने में भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा था। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ ने डायन को पल भर के लिए चौंका दिया, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। फाइट के दौरान एरिक ने डियान की एक्सपीरियंस और स्किल साफ देखी। वो वीकनेसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, एरिक को ट्रैप में फंसाने के लिए। अवेकनर एक कदम आगे रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन डायन भी स्मार्ट था। वह एरिक से गलती करवाने का इंतजार कर रहा था। एरिक ने बेट नहीं लिया। तुम अपनी ब्लेड क्यों नहीं यूज कर रहे? डायन ने झुंझलाकर पूछा। जरूरत नहीं है, एरिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। देखेंगे। डायन की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल डायन ने मैना चैनल किया और खुद को ह्यूमन टाइगर हाइब्रिड में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड कई गुना बढ़ गई। फिर भी एरिक फोकस्ड और कॉम रहा। उसने अपनी शार्प सेंसेस से डायन की मूव्स एंटिसिपेट की। डायन ने कई पावरफुल अटैक्स किए, लेकिन बढ़ी हुई ताकत के बावजूद वह फेल होता रहा। धीरे धीरे उसे खुद और एरिक के बीच का गैप समझ आने लगा। फिर भी उसने सरेंडर नहीं किया। उसे लगा कि अभी चांस है। फाइट खिंचती गई और एरिक ने नोटिस किया डायन थकने लगा था। उसकी स्पीड के साथ तालमेल रखना आसान नहीं था। एरिक दूसरी तरफ अब भी एनर्जी से भरा हुआ था। स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों में उसे एडवांटेज था और वह इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। जैसे ही डायन की रिदम टूटी, एरिक ने मौका पकड़ लिया। पंचेस की एक तेज बारिश, ओपोनेंट पूरी तरह ऑफ गार्ड हो गया। डायन लड़खड़ाया और एरिक का एक भारी पंच उसे जमीन पर ले गया। एरिक कुछ पल उसे देखता रहा, बिना कुछ किए। उसे अपनी सुपीरियरिटी साफ महसूस हो रही थी। एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन और अकॉम्प्लिशमेंट उसके अंदर भर गई। डायन गुस्से से गुर्राता हुआ उठने की कोशिश करने लगा। तुम समझते हो ये कोई गेम है? तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। वह दहाड़ा। एरिक सीधा खड़ा रहा, उसकी तरफ शांत नजर से देखते हुए। मैं हर ओपोनेंट को सीरियसली लेता हूं, उसने स्टेडी आवाज में कहा। डायन की आंखों में गुस्सा जल उठा। तो फिर मर्दों की तरफ फाइट करो, वह चिल्लाया। एरिक ने कंधे उचका दिए। मैं जीतने के लिए जो जरूरी है वही कर रहा हूं, उसने सरलता से कहा। और तुम्हारे खिलाफ मुझे इतना भी करने की जरूरत नहीं। अगर इससे तुम्हें बुरा लग रहा है तो सॉरी। खुद एरिक को भी अपने शब्द थोड़े एरोगेंट लगे, लेकिन वह सच बोल रहा था। इस फाइट में उसे अपना पूरा दम लगाने की जरूरत ही नहीं थी। डायन ने दांत पीसे, उसके क्लॉज जमीन में धंस गए। मैं दिखाऊंगा कि मुझे लाइटली लेने का अंजाम क्या होता है, वह चिल्लाया और फिर से हमला करने के लिए झपट पड़ा। एरिक और डायन एक बार फिर एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। डायन की नजर एरिक पर जमी हुई थी, सावधानी के साथ, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी रेज भी साफ दिख रही थी। दोनों की निगाहें टकराई और एक तीखा स्टेयर डाउन शुरू हो गया। डायन जोर जोर से सांस ले रहा था, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, जबकि एरिक बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर भी यह साफ था कि डियान की रैंक और रेपुटेशन यूं ही नहीं बनी थी। वह एक स्किल्ड फाइटर था, उसकी मूवमेंट स्मूथ और फ्लूइड थी, और वह एरिक की रेंज में आते जाते बिजली की तरह फुर्तीला था। दूसरी तरफ अवेकनर होने के नाते एरिक के पास अपने पियर्स की तुलना में ऑलमोस्ट डेविलिश स्ट्रेंथ और स्पीड थी, जो उसकी कम एक्सपीरियंस को पूरी तरह कवर कर रही थी। असल में इस पॉइंट पर एरिक पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर थी, मूव्स ज्यादा रिफाइंड थे। वह अब सचमुच एक फाइन वॉरियर बन चुका था।
डायन ने एरिक पर पंचेस की एक पूरी फ्लरी बरसा दी। मुट्ठियां और पैर ब्रूटल फोर्स के साथ टकराए, लेकिन अवेकनर ने ज्यादातर अटैक्स बस ब्लॉक कर दिए। उसे सच में इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला क्या ट्राई कर रहा है। ब्रेन क्रिस्टल पावर की वजह से डायन का साइज काफी बढ़ चुका था। फिर भी वह क्विक और एजाइल था और उसके अटैक्स हर डायरेक्शन से आ रहे थे। वहीं एरिक सिर्फ अपनी रॉ स्पीड पर भरोसा करके हर मूव से बचता जा रहा था। स्पीड और एजिलिटी के बावजूद डियान को एरिक की रफ्तार से तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। उसे एरिक के कदमों की गूंज जमीन के आर पार महसूस हो रही थी। वह इस बात से डरने लगा कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ एरिक क्या कर सकता है। अगर उसने सच में हिट करने का फैसला कर लिया तो डियान की हड्डियां टूटना तय था। डिफेंसेस चकनाचूर हो जाती। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, एरिक कोशिश ही नहीं कर रहा था। यह सोच डायन को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। लेकिन डायन कोई मामूली फाइटर नहीं था। उसने भी उतनी ही फेरोसिटी के साथ जवाब दिया। उसकी मुट्ठियां 2 बार एरिक के चेहरे के बेहद करीब से गुजरी। दोनों एक विशियस डांस में फंसे हुए थे। डायन अटैक कर रहा था, एरिक बच रहा था, जैसे उसे सब कुछ बस एक बादर लग रहा हो। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ मी, डायन चिल्लाया। उसका रेज और बढ़ गया। एरिक ने हल्की सी स्mirk दी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बस तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम कितने वीक हो। डायन का गुस्सा उबल पड़ा। एरिक जानता था कि वह इस वक्त किसी जर्क की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अपने ओपोनेंट से इतना ज्यादा स्ट्रांग महसूस करना अजीब तरह से अच्छा लग रहा था। ऊपर से अभी तक 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे। उसका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ था। यह सब मिलकर उसके ईगो को और बूस्ट दे रहा था। फाइट चलते चलते डान को महसूस होने लगा कि उसकी एनर्जी जवाब दे रही है। मांसपेशियां जल रही थी, सांसें टूट टूट कर आ रही थी। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। स्ट्रेंथ का फर्क साफ था, लेकिन वह एंड तक लड़ना चाहता था। उसकी रेपुटेशन दांव पर थी। वह एरिक को यूं उसके साथ खेलते नहीं देखने वाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डियान और डेस्परेट होता गया। एरिक उसे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वह कोई चींटी हो जिसे बस कुचलना हो। डायन समझ गया कि अगर उसे जीतना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अपने ज्यादा एक्सपीरियंस और हायर मार्शल स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। दोनों फिर से सर्कल करने लगे। डियान सही मौके की तलाश में था। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह एरिक पर झपटा। उसका क्लॉड फिस्ट जानलेवा फोर्स के साथ आगे बढ़ा। डियान ने अपनी मैसिव फिस्ट्स घुमाई, लेकिन एरिक साइड में हटा और अटैक से बच गया। अवेकनर ने पलटकर वार भी नहीं किया। इस पॉइंट पर उसे खुद भी फाइट में इंटरेस्ट कम होता महसूस हो रहा था। उसे अपने ओपोनेंट पर थोड़ी दया आने लगी। आखिरकार एरिक ने एक पंच फेंकने के लिए आगे कदम बढ़ाया और डायन ने यही मौका पकड़ लिया। उसने अपने पूरे शरीर को पुश किया, सारी स्ट्रेंथ एक टांग में कॉन्सेंट्रेट की और लाइटनिंग स्पीड से एरिक के अटैक को साइड स्टेप कर कर पास आ गया। उसका क्लॉड फिस्ट पूरी तरह तैयार था। एरिक चौंक गया और लगभग लड़खड़ा गया, लेकिन फुल फोर्स से बच गया। एरिक का बैलेंस बिगड़ा देख डायन ने फिर चांस लिया। उसने सोचा, अगर एक भी अटैक लग गया तो वह जीत सकता है। उसने रैपिड पंचेस की बौछार कर दी। सरप्राइज से उबरते ही एरिक ने ज्यादातर ब्लोज ब्लॉक कर लिए और स्टैंस में वापस आ गया। लेकिन डायन की डर्टी टैक्टिक्स की वजह से कुछ अटैक्स डिफेंसेस के करीब करीब निकल गए। अब बस हो चुका था। ऑलराइट, आई एम सिक ऑफ दिस। ये वर्ड सुनते ही डियान का दिल बैठ गया। सालों की एक्सपीरियंस के बावजूद वह एरिक की नेचुरल टैलेंट और रॉ स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर पा रहा था। अवेकनर उसके हर मूव को पहले ही पढ़ ले रहा था। सच कहें तो डायन अभी तक सिर्फ इसलिए टिका हुआ था क्योंकि एरिक फाइट में इंटरेस्टेड नहीं था और उसे अटैक करने से बच रहा था। क्या वह मेरे साथ खेल रहा है? डायन ने दांत भींच लिए और अपनी पूरी ट्रेनिंग, सारी एक्सपीरियंस झोंक दी। लेकिन एरिक ने फाइट को खत्म करने का फैसला कर लिया। एरिक बिजली की स्पीड से आगे बढ़ा और डायन की साइड पर एक डेवास्टेटिंग पंच मारा। इंपैक्ट इतना जोरदार था कि आवाज तक डरावनी लगी। डियान पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी कई रिब्स टूट चुकी थी। एरिक रुका नहीं। उसने किक्स और पंचेस की एक पूरी बराज चला दी। डायन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अब वह बहुत स्लो और कमजोर हो चुका था। उसकी नजर धुंधली होने लगी और होश छूटने लगा। आखिरकार आखिरी ब्लो के साथ डायन ने जमीन पर टैप कर दिया, सरेंडर। कमरा पूरी तरह साइलेंट हो गया। हीलर सदमे में था। उसने पहले भी अवेकनर की ताकत देखी थी, लेकिन ये गैप, ये फर्क समझ से बाहर था।
इससे नथानियल की स्ट्रेंथ का अंदाजा भी लग रहा था। डायन जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था, दर्द से कराहते हुए। एरिक उसके ऊपर खड़ा था, उसकी सांसें भी तेज थीं। डायन समझ चुका था, उसका ओपोनेंट सिर्फ स्किल्ड ही नहीं, बल्कि रूथलेस भी था, जो अपने गोल्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। एरिक की तरफ कोई एनिमोसिटी नहीं थी, लेकिन डायन अंदर ही अंदर जल रहा था, डिसरिस्पेक्ट महसूस कर रहा था। पूरी ताकत लगाने के बाद भी हार जाना उसे अंदर तक तोड़ चुका था। मार्टिन हीलर कमरे में दौड़ता हुआ आया। विनर साफ था। एक बार फिर एरिक ने साबित कर दिया कि रेड पैलेस में रहते हुए वह कितनी तेजी से ग्रो हुआ है, और यह सब महीनों में भी नहीं। मार्टिन मुस्कुराते हुए एरिक के पास आया। कंग्रेचुलेशंस यंग मैन, यू वन द फाइट। फिर उसने आगे कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इनर रैंकिंग्स में जंप करके रैंक 270 पर पहुंच गए हो। किसी ऐसे इंसान के लिए जो यहां सिर्फ कुछ महीनों से ट्रेनिंग कर रहा है, यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एरिक के अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई, और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के साथ वह क्या क्या कर सकता है, यह सोचकर ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्रिस्टल क्रॉस गैंग का डर, गवर्नमेंट की पाबंदियां, अगर ये सब न हो तो उसने फाइट के बारे में सोचा। डायोन ने अच्छा फाइट दिया था और वह इसके लिए उसे रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आखिरकार जीत उसकी ओन स्किल और डिटर्मिनेशन की थी। कमरे से बाहर निकलते हुए सिर ऊंचा और दिल प्राइड से भरा हुआ, एरिक जानता था कि बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर पाने के बाद उस मेहनत और उस थोड़ी सी लक की वजह से उसने अपनी कॉलिंग पाली फाइटर था, और वह बेस्ट बनने वाला था। एरिक ने डायोन को बिना कुछ कहे कमरे से जाते देखा। हार का बोझ उसके कंधों पर साफ दिख रहा था। एरिक को थोड़ी सी पिटी महसूस हुई। वह खुद भी कभी हार चुका था, लेकिन उसने जल्दी ही उस फीलिंग को जता दिया और खुद भी ब्लू पैलेस के फर्स्ट फ्लोर की ओर चल पड़ा। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसके अंदर अकॉम्प्लिशमेंट की भावना थी, एक और जीत, और वो भी स्टाइल के साथ। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर उसने वेंडिंग मशीन देखी और पानी की बोतल लेने का फैसला किया। जेब से कुछ कॉइन्स निकाले, मशीन में डाले और बोतल गिरने का इंतजार किया। जैसे ही उसने कैप खोली, किसी ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ा। मार्टिन था, हीलर, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ। Congratulations, Eric, मार्टिन बोला. That was an amazing fight. You truly are a natural fighter. एरिक मुस्कुराया। गर्व का एहसास उसके अंदर भर गया। उसने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी, और यह रिकग्निशन उसे सचमुच अच्छा लगा। एरिक ने हल्की सी झिझक वाली स्माइल के साथ कहा, फाइट आसान नहीं थी, लेकिन आखिरकार मैं समहाउ मैनेज कर ही गया। इजी नहीं थी? मार्टिन जोर से हंस पड़ा। हा 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 एरिक, मेरे सामने हम्बल बनने की जरूरत नहीं है। मैंने रेड पैलेस में सालों से स्टूडेंट्स देखे हैं, और मुझे अच्छी तरह पता है जब कोई अपनी स्ट्रेंथ होल्ड बैक कर रहा होता है। एरिक ऑकवर्ड सा मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स की आदत नहीं थी। मैं साइडलाइन से देख रहा था, मार्टिन ने कहा, और ऑनेस्टली तुमने खुद को बहुत अच्छे से हैंडल किया। फर्स्ट डे से लेकर अब तक तुम बहुत आगे आ चुके हो। तुम्हारी ग्रोथ सच में रिमार्केबल है, हीलर ने जोड़ा। एरिक ने सिर हिलाया। अपने प्रोग्रेस पर उसे खुद भी गर्व महसूस हो रहा था। मैं रोज हार्ड ट्रेन कर रहा हूं, हर दिन बेटर बनने की कोशिश करता हूं। वो साफ दिखता है। ओह एरिक, और हाँ, पिछली बार नथानियल के साथ जो हुआ था उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता था। उसे रोकना मेरी ड्यूटी थी। एरिक का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। वह मार्टिन की अपॉलॉजी अप्रिशिएट करता था, लेकिन नथानियल वाली इंसिडेंट उसकी वजह से नहीं हुई थी। उसने एक्नॉलेजमेंट में सिर हिला दिया। आपकी कंसर्न के लिए थैंक्स मिस्टर मिडल्टन, एरिक बोला, लेकिन साफ कहना चाहूंगा, नथानियल का बिहेवियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। ऊपर से आखिर में सब ठीक ही हो गया, तो अपॉलॉजी की जरूरत नहीं है। मार्टिन ने समझदारी से सिर हिलाया। ठीक है, अब मुझे कुछ काम निपटाने हैं। टेक केयर। एरिक ने ग्रेटफुल स्माइल दी। थैंक्स मिस्टर मिडल्टन, हैव अ नाइस डे। वह हाथ हिलाकर गुड बाय कहता हुआ आगे बढ़ गया। आदमी की बातों के लिए सच में थैंकफुल महसूस कर रहा था। मार्टिन के जाने के बाद एरिक फिर से वेंडिंग मशीन देखने लगा। आखिरकार उसने पानी की एक बोतल चुनी और कॉइन्स डाल दिए। वेल, अब मुझे अपने रूम वापस जाना चाहिए, एरिक ने बोतल उठाते हुए कहा। थोड़ा पानी पीकर वह बिल्डिंग से बाहर निकला और तेज कदमों से बस स्टॉप की ओर बढ़ गया ताकि रेड पैलेस लौट सके। डिनर के लिए सबने कैफेटेरिया में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले उसे एम्बर से मिलना था, क्योंकि उसने कहा था कि उसे उससे बात करनी है। उसने फिर से बोतल से सिप लिया और तुरंत महसूस किया कि पानी गुनगुना है और टेस्ट भी अजीब है। एरिक ने साय किया।
सोडा ले लेनी चाहिए थी। वह बस में चढ़ा, कार्ड स्वाइप किया और सीट पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में बस रेड पैलेस के स्टॉप पर रुक गई। एरिक नीचे उतरा, एंट्रेंस की ओर गया और आईडी कार्ड स्कैन करके अंदर दाखिल हुआ। एलिवेटर में जाकर उसने फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाया। डोर्स खुलते ही वह फेमिलियर हॉलवे में आ गया, जो स्टूडेंट्स के अपार्टमेंट्स की ओर जाती थी। उसने तुरंत फोन निकाला और एम्बर को मैसेज भेजा कि वह पहुंच गया है। फोन पॉकेट में रखने ही वाला था कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने मुड़कर देखा, एम्बर उसकी तरफ आ रही थी। इन महीनों में उसके रेड हेयर काफी लंबे हो गए थे और चलते समय हल्के से लहरा रहे थे, और एरिक ने यह बात अब नोटिस की। हे, एरिक मुस्कुराया। तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। हे, एम्बर ने जवाब दिया, लेकिन किसी वजह से वह ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। क्या तुम मेरा वेट कर रही थी? एरिक ने पूछा। हाँ, उसने कहा। असल में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसका टोन थोड़ा एंग्री था। एरिक ने यह नोटिस किया और तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम्हें अच्छी तरह पता है एरिक, एम्बर ने सख्त आवाज में कहा। सीरियसली, मुझे सच में नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया कि तुम इतनी अपसेट हो। एरिक ने इनोसेंट दिखने की कोशिश की। प्लीज बता दो क्या प्रॉब्लम है ताकि हम मिलकर सॉल्व कर सकें। एम्बर ने भौहें सिकोड़ ली, फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम कल रेड पैलेस से बाहर गए थे। तभी एरिक को समझ आया कि इश्यू क्या है, लेकिन वह दूसरों को क्रिस्टल क्रॉस गैंग के बारे में नहीं बता सकता था, वरना वे जरूर साथ चलने की जिद करते, जो पॉसिबल नहीं था। और वह कहता भी क्या कि वह किसी ऐसे आदमी की जानकारी ढूंढने गया था जिसे वह मारने वाला है। तुम क्या सोच रहे थे? एम्बर का टोन और सख्त हो गया। तुम ऐसे ही अकेले बाहर नहीं जा सकते एरिक। रिस्क्स जानते हो ना? या भूल गए कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग ने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की थी? एरिक ने फेस पाम किया। उसे समझ नहीं आ रहा था एम्बर को यह पता कैसे चला। उसे कन्विंसिंग एक्सक्यूज बनानी थी, लेकिन ऐसा कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था जो उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कर सके। उसने गहरी सांस ली और खुद को कंपोज किया। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना था, एरिक ने डिफेंसिव तरीके से कहा। एम्बर ने आईब्रो उठाई और स्केप्टिकल नजर से देखा। तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा जरूरी? उसने आर्म्स क्रॉस करते हुए पूछा। ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था कि तुम्हें अकेले रेड पैलेस छोड़ना पड़ा? तुम्हें किसी को बताना चाहिए था। उसकी आवाज ऊंची हो गई। हम हेल्प कर सकते थे। मुझे पता है, एरिक ने कहा, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। सॉरी एम्बर, मेरा इरादा तुम्हें वरी कराने का नहीं था, लेकिन मैं तुम सबको साथ आने के लिए नहीं कह सकता था, खासकर जो कुछ पहले हुआ उसके बाद। ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर भी उसे ये कंसर्न थोड़ी अजीब लगी और उसने मन ही मन इसे नोट कर लिया। ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है एरिक, एम्बर ने सिर हिलाते हुए कहा। जब उन्होंने जंगल में हम सबको मारने की कोशिश की, तब से ये हमारी प्रॉब्लम बन चुकी है। फिर उसने साय किया। लेकिन मैं बस खुश हूं कि तुम ठीक हो। उसने चिंतित नजरों से एरिक को देखा। प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, एरिक ने कहा, लेकिन वह सिंसियर नहीं था। उसे पता था कि अचिम का मैटर उसे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम सबको बता दूंगा, उसने कहा। हालांकि यह एक लाई था। एम्बर ने गहरी सांस छोड़ी। उसके शोल्डर्स की टेंशन थोड़ी कम हो गई। गुड, वह मुस्कुराई। अब चलो कुछ खाने चलते हैं। बाकी सब ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। एरिक ने भी स्माइल की। श्योर। और दोनों साथ साथ कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। चलते चलते एम्बर ने एक और सवाल दाग दिया। सो ट्यूसडे की पार्टी के लिए टक्सीडो ढूंढ लिया? एरिक का चेहरा उतर गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसने एम्बर से प्रॉमिस किया था कि वह उसके साथ पार्टी में जाएगा, जो उसके फैमिली की तरफ से 18 तारीख को दी जा रही थी, और उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। आ, एरिक बस इतना ही कह पाया। What? Don't tell me you forgot. एरिक ने सिर हिलाया। नहीं, नहीं, भूला नहीं। उसने झूठ बोला। बस अभी तक देखने का मौका नहीं मिला। कोई recommendation है? You forgot. No. Seriously, let me explain. You forgot. एरिक ने साई किया। झूठ बनाए रखने का कोई फायदा नहीं था। Guilty, उसने आखिरकार मान लिया। एम्बर ने फेस पाम किया, फिर उसे देखते हुए बोली, तो तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है? नो, एरिक ने ऑकवर्डली कहा। एम्बर ने आंखें घुमाई। टिपिकल गाय। उसका दोस्त सच में इडियट था। लेकिन ऑनेस्टली ये मेरी पूरी गलती नहीं है। एरिक ने डिफेंड करने की कोशिश की। पिछले हफ्ते बहुत कुछ चल रहा था, दिमाग से निकल गया। मैं तुम्हारे फॉर्मल क्लोथ्स हैंडल कर लूंगी, एम्बर ने कहा। बस पार्टी मत भूलना।
डैड हमें लेने के लिए कार भेज देंगे। एरिक ने ग्रेटफुल होकर सिर हिलाया। सच कहें तो उसे पार्टी में एम्बर को फॉर्मल अटायर में देखने का इंतजार रहने वाला था। बाकी लोग भी आ रहे हैं? एरिक ने पूछा। हाँ, एम्बर ने कहा। क्या तुम्हें लगा मैं सिर्फ तुम्हें ही बुलाऊंगी? कैट वह थोड़ी सरप्राइज्ड थी एंड सीक्रेटली उसे उम्मीद थी कि उसने ये इसलिए पूछा हो क्योंकि वह अकेले उसके साथ जाना चाहता था। ये सोचकर उसका स्टमक हल्का सा फ्लटर कर गया। राइट राइट, कम से कम बात करने के लिए लोग तो होंगे। उस शाम का बाकी वक्त इसी तरह बीता। एरिक और उसके फ्रेंड्स ने कैफेटेरिया में काफी देर तक खाना खाया। दिन भर की फिजिकल एक्सर्शन के बाद बॉडीज को एनर्जी चाहिए थी, इसलिए उन्हें ज्यादा खाना पड़ता था। लेकिन उससे भी ज्यादा वे बातें कर रहे थे। एम्बर ने किसी को नहीं बताया कि एरिक पिछली रात रेड पैलेस से बाहर गया था। सबने मिलकर एक जेन्युइनली लवली इवनिंग बिताई। अवेकनर के लिए यह रेयर मोमेंट था। बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर से पहले वह अकेला था। न दोस्त न फैमिली, बस बुलिंग और बीटिंग। लेकिन अब उसके पास ऐसे दोस्त थे जो उसकी जेन्युइनली केयर करते थे, यहां तक कि उसके लिए अपनी जान रिस्क करने को भी तैयार थे। ये मैटर नहीं करता था कि वे उसके दोस्त सिस्टम मिलने के बाद बने। एरिक इतना पिकी नहीं था कि इस वजह से उन्हें छोड़ दे। शायद पहले उनके पास उससे दूर रहने की अपनी वजहें रही हों। एरन की बात करें तो अपने फादर के साथ जो हुआ उसके बाद वह ज्यादा बेहतर नहीं हुआ था। सच कहें तो बाकी लोग भी थोड़ा वरीड थे। वह ज्यादा और ज्यादा ट्रेनिंग करने लगा था और उनके साथ कम टाइम स्पेंड करता था। एंडरसन ने तो यह भी सुना था कि वह किसी ग्राइम्स नाम के आदमी के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। एरिक ने अभी तक डॉट्स कनेक्ट नहीं किए थे, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं था कि ग्राइम्स कौन है। एलन का फादर और न्यू अलेक्जेंड्रिया का चीफ ऑफ पुलिस। रेड पैलेस आने के बाद से एरिक ने एलन को देखा नहीं था और नहीं जानता था कि वह कैसा कर रहा है। लेकिन यह देखते हुए कि उसके पास एक रेयर पावर थी जिससे वह अपने स्पीयर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट कर सकता था, लगता नहीं था कि उसके हालात बुरे होंगे।